हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2026 के केमिस्ट्री के पेपर। देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आते हैं गेट 2026 में, या गेट में 2026 के हर बार गेट में उतने ही क्वेश्चंस आते हैं। द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके आते हैं जो है वो है 55। तो अगर मैं पूरे 55 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तो मैंने क्या डिसाइड किया है, मैं क्या सोचा है कि मैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 11 से लेके 35 तक जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो रिमेनिंग 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि है ना आप इतने भी ज़्यादा बोर ना हो जाओ कि आपको लगे कि यार पूरा का पूरा टेस्टेज पूरा एक वीडियो देखना है। और दूसरा, मैं अब थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ वीडियोस को, तो मैं हर क्वेश्चंस को थोड़ा सा अच्छे से और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब देखिए, एक सीरीज हमने स्टार्ट करी थी जिसमें हमने सीसाइयर नेट जुलाई 2025 के डिटेल सोल्यूशन डिस्कस किए थे। वहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन एक एक घंटे में डिस्कस किए थे। वहाँ पे बिल्कुल जैसे मैं ऑफलाइन में अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, जैसे अब मैं मान लीजिए कोई लेक्चर ही समझा रहा हूँ, मैंने उसी स्टाइल में समझाया था। लेकिन अब आप सोचो कि अगर मैं वही सेम स्ट्रेटेजी यहाँ पर करूँ कि 5 5 क्वेश्चन को एक ही घंटे में करूँगा, अगेन इट विल बी अ वेरी लेंदी वीडियो। तो मैं कुछ अज्यूम करूँगा कि आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है। मेरा पूरा फोकस क्या रहेगा, अप्रोच। उस वीडियो में भी मेरा एक ही तरीके, मतलब एक ही गोल था कि आप जब क्वेश्चंस आए एग्जाम में तो आप उसका अप्रोच समझो। भले ही आपने पूरा नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन अगर आपको माइंडसेट सही है तो आप फिर भी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस सही कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग करने की या बहुत ज़्यादा तुक्के मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिकली लॉजिकली फॉलो करोगे, तो अगर आपने एवरेज पढ़ाई भी की है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, वही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा। बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, देखिएगा ध्यान से। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भले क्वेश्चन ईजी हो, भले क्वेश्चन डिफरेंट हो। अगर आपका माइंडसेट और अगर आपका अप्रोच सही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उसको अच्छे से कर पाओगे, टैकल कर पाओगे एग्जाम देने। यहाँ पे तो नॉर्मली हम कर ही लेते हैं, मॉक में भी हमारे अच्छे रिजल्ट आ ही जाते हैं, लेकिन बात है एग्जाम डे की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, तो बस वही मैं उसको मतलब मैं उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारे गेट 2026 के केमिस्ट्री के 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो देखिए, पहला सवाल क्या पूछा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये जो सवाल है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बेटा ये किस टॉपिक से। तो ये आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म से है, और इस टॉपिक का जो नाम है वो आपका बेकमैन फ्रेगमेंटेशन। देखिए, एक होता है बेकमैन रीअरेंजमेंट, वो भी होता है, और इसमें बेसिकली अगर हम स्पेसिफिकली पूछें तो बेकमैन फ्रेगमेंटेशन का ये सवाल है। देखिए कैसे। देखिए, एसिडिक मीडिया है आपके पास। एसिडिक मीडिया में क्या होगा, OH का प्रोटोनेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, ये है आपकी, एक है आपकी बेंजीन रिंग और एक है 6 नंबर की रिंग। बोलिए, ठीक है, NOH। और यहाँ पे दो टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अब आपको ये पता है कि अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर दूं तो ये वाटर बन के निकल जाएगा। और जनरली होता क्या है बेकमैन फ्रेगमेंटेशन में, जो OH के ट्रांसपोजिशन पे ग्रुप होता है वो यूजुअली क्या करता है, माइग्रेट। बट कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज क्या, कि अगर आपका ट्रांस ग्रुप एक 3 डिग्री अल्काइल हो तो उस केस में माइग्रेशन ना होकर क्या हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। क्योंकि 3 डिग्री का अल्काइल जब फ्रेगमेंटेशन करेगा तो जो कार्बोकेटन बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल। तो देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, मैं सिंपली व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट राइटिंग द शॉर्टकट। ऐसे नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप होता है। तो अगेन बार बार लिखने का क्या मतलब है, देखिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, जैसे ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N था, ये वाला बॉन्ड और यहाँ जाएगा तो क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। ये क्या बन के निकल जाएगा, वाटर। और यही वाटर जो है किस पर अटैक करेगा, इस टर्शरी कार्बोकेटायन में। क्यों, क्योंकि जब बॉन्ड माइग्रेट करेगा यहाँ पे तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज। और यही चीज क्या हो जाएगी यहाँ पर, वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि निकला है ना, अटैक करेगा। हालांकि एक स्टेप नहीं होता, लेकिन बस आपको समझाने के लिए और थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए ये मैं थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक शॉर्टकट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब मैं आप ही के सामने क्या करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, है ना, आपको समझ में आएगा। ये हटा दीजिए यहाँ पे। तो देखिए क्या क्या हो गया, ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, ये हटा दिया पूरा। अब आप बस प्रेस करते जाइए, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। ये भी हट गया, ये बोलिए, ये भी हट जाएगा,
तो हो गया, क्या बन गया देखिए, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्या लग गया, ओ एच। ठीक है ना, दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट, है ना। हालांकि ऐसा ये होना चाहिए था, अब क्योंकि एसिडिक मीडिया है तो यह इवन एलिमिनेशन भी हो सकता है, मतलब यहाँ से एक एच जाके यहाँ से OH निकल जाएगा, ठीक है, फिर वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो यू विल गेट एन एल्कीन। बट ऐसा कोई प्रोडक्ट ऑप्शंस में हमारे पास नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है इसने भी कुछ गुल खिलाए हैं, इसने भी कुछ पार्टिसिपेशन किया है, तो वो चीज़ हमें देखनी है। तो वो चीज़ क्या है देखिए, तो व्हाट हैपन इज, इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को, देखिए कायदे से तो क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड को मैं अगर यहाँ शिफ्ट करता, ऐसे बोलो ऐसे, तो ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आता, ये नेगेटिव चार्ज किस पर अटैक करता, इस पे, यहाँ पे OH निकल जाता। अगेन ये OH कैसे निकलता, क्योंकि मीडिया एसिडिक है, तो अगेन ये भी OH2+ बन के निकलता, मतलब वाटर बन के निकलता। और यहाँ में कितने मेंबर की रिंग बन जाती, 1 2 3 4 5 और 6। बट क्या है ना, इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। क्यों, अगर मैं ऐसा करता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, यहाँ पे साइनाइड रहता, सी ट्रिपल बॉन्ड को मैं अब साइनाइड लिख रहा हूँ, और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलती है, एक स्पाइरो टाइप की रिंग मिल जाती है। स्पाइरो तो नहीं कहना चाहिए, बट इस केस में क्या होता, अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी रिस्टोर नहीं कर पाता, तो होगा क्या, ये ऐसे नहीं जाएगा बेटा, ये जाएगा, इसको हटा देते हैं पूरा का पूरा, ये कैसे जाएगा, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पाई बॉन्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, इस पाई बॉन्ड को अगर मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, बोलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, और ये अगर आके यहाँ जुड़ेगा तो 6 मेंबर की रिंग तो अभी भी बनेगी, आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, मैं सही कर रहा हूँ, हाँ 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग बनेगी। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से बना देता हूँ, देखिए ये यहाँ रहेगा, ये वाला यहाँ रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और क्या बन गई देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक 6 मेंबर की रिंग बन गई। कैसे रिंग बनी, देखिए ध्यान से देखना बेटा, जिस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है तो बेसिकली ये साइनाइड ग्रुप जहाँ लगा हुआ है, ये लगा हुआ ना, ये साइनाइड ग्रुप आपका, तो नंबरिंग कर लो, सबसे अच्छा है 1 2 और 3, तो 1 2 और 3, जिस कार्बन से ये डायरेक्टली जुड़ेगा वहां तो 2 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज। और अब क्योंकि यहाँ पर एक H है हमारे पास, तो यहाँ से सीधे हम इवन एलिमिनेशन करा के बेंजीन की एरोमेटिसिटी को क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। तो बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिस्टोर हो जाएगी, यू विल गेट 6+6 मेंबर रिंग विद 2 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, और यहाँ पे साइनाइड ग्रुप लग जाएगा। दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट। अरे यार कुछ गड़बड़ है इस पेन में, दिस विल बी अवर फाइनल प्रोडक्ट, देख सकते हो आप। तो 6+6, तो ये बैकमैन रीअरेंजमेंट और फ्रेगमेंटेशन का दोनों का क्लासिकल एग्जाम्पल। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखिए पहले दो तो हो ही नहीं सकते, ये तो आप मान के चलिए, ठीक है। दूसरे वाले में ऑप्शन नंबर सी ही इज हमारा करेक्ट, तो अभी हमने मैकेनिज्म से बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग क्वाटरनरी अमोनियम आयन इज, इसमें से बोल रहा है, ये दिया हुआ है और पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इट हैज ओनली C2 सिमेट्री एलिमेंट है स्कैरल, मुझे ये दो चीजें चेक करनी है, इसमें सिमेट्री एलिमेंट है कि नहीं, और ये मॉलिक्यूल कायरल है कि अकायरल है। अब देखिए कायरलिटी की कंडीशन क्या होती है, कायरलिटी की कंडीशन ये होती है कि मॉलिक्यूल मस्ट बी एसिमेट्रिक, ठीक है। एसिमेट्रिक का मतलब होता है मॉलिक्यूल में किसी भी प्रकार की कोई भी सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट C2, ठीक है। C2 क्यों, क्योंकि C2 सिमेट्री एलिमेंट की वजह से कायरलिटी में फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी मॉलिक्यूल में C2 एलिमेंट है भी तो जरूरी नहीं है कि वो अकायरल हो,
मेन चीज क्या नहीं होनी चाहिए, 3 सिमेट्री एलिमेंट नहीं होने चाहिए। कौन कौन से? एक प्लेनो सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, एक सेंटर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, और एक ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो कि थोड़ी रेयर होती है लेकिन वो भी नहीं होनी चाहिए। मोस्टली जनरली हम क्या करते हैं, सिर्फ प्लेनो सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री है ना। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री विजुअलाइज करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और जनरली बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स में ये होती भी नहीं है। तो 95% केसेस में या तो पीओएस होगा, प्लेनो सिमेट्री, या तो सीओएस। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, आकार्य हो जाएगा। लेकिन वी शुड ऑल्सो हैव टू लुक फॉर द S4 सिमेट्री एलिमेंट, और ये वही केस है जो आपने यहाँ पर देखा है। अब लोगों की सर हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा, इसलिए मैंने कहा आपको कि मैं आपको यहाँ देखिए, यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जहाँ पे आपको आज से पहले, मतलब जब मैं वीडियो आपको आप इसे देख पा रहे होगे, इसके पहले बहुत से लोगों ने इसके सोल्यूशंस दे दिए। तो मैं भी अगर वो सोल्यूशंस दे दूं तो जस्ट एडिंग अ पाइल इन द गार्बेज। लोगों के साथ थोड़ी सी हार्ड भाषा यूज कर रहा हूँ, पर इतने सारे लोगों ने ऑलरेडी सोल्यूशन दे दिए हैं। मैं भी अगर वही सोल्यूशन गेट 2026 के अगर डाल दूं तो क्या बेनिफिट मिलेगा, वैल्यू क्या मिलेगा? इट्स जस्ट लाइक एडिंग पाइल ऑन द गार्बेज। तो मेरा मकसद यहाँ सोल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है, वो तो आपको बहुत सी जगह से मिल ही गए होंगे। मेरा मकसद है अप्रोच, स्ट्रेटेजी, कि जब एग्जाम में आप बैठे हो, आप अज्यूम करो कि आप एग्जाम में बैठे हो और ऐसा सवाल आ जाए, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। जनरली क्या होगा ना, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के आगे बच्चे तो वैसे डिच मार देंगे, वो लगेगा यार ये कैसा सवाल है, हमें समझ नहीं आ रहा। दूसरा क्या होगा कि इसमें से सबसे पहले लोग क्या देखेंगे, C2 है कि नहीं, SO है कि नहीं। देखिए मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्या करना है। अगर आप इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ये एक स्पाइरो कंपाउंड है, क्वाटरनरी अमोनियम सोलर। इसको अगर मैं थोड़ा तमीज से लिखूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ, ठीक है। बीच में हमारा N+ आ जाएगा, और ये जो दो मिथाइल्स हैं, है ना, लाइक दिस, कुछ ऐसा ही है। मैंने जानबूझ के उसको ऐसे रीड्रॉ करके लिखा। मैं आपको बता रहा हूँ कि सोचना कैसे, स्ट्रेटेजी। क्या ये स्ट्रक्चर आपको किसी की याद दिलाता है? याद है आप लोगों ने एलिन्स तो खैर पढ़ा ही होगा यार। एलिन्स पढ़ा है। अब बताओ इसमें और इसमें क्या अंतर है, बताइए आप। मेरे को तो कोई ज्यादा खास अंतर लग नहीं रहा। अगर मैं इस रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दूं तो एलिन ही तो बन गया यार। मैं इस रिंग को, क्योंकि मेरी रिंग सिमेट्रिकल है इसलिए भी मैं ये कर पा रहा हूँ। अगर मेरी रिंग सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकली दिख रही है, तो मैं इस पूरे रिंग को डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो इट इज बिहेविंग जस्ट लाइक माई एलिन्स। और एलिन का पॉइंट ग्रुप आपको पता है बेटा क्या होता है, D2D। और D2D पॉइंट ग्रुप होता है तो इसके जो सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, एक आइडेंटिटी तो होता ही होता है, साथ ही साथ एक C2 सिमेट्री एलिमेंट भी होता है। तो C2 एक्सेस तो होगी इसमें, लेकिन C2 एक्सेस के होने की वजह से मॉलिक्यूल कायरल है कि नहीं कायरल है, ये कहना पॉसिबल नहीं। मतलब अगर C2 एक्सेस है तो मॉलिक्यूल कायरल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। C2 इज नॉट अ कंडीशन फॉर डिसाइडिंग द कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। तो C2 तो है, लेकिन अगर आपने ग्रुप थ्योरी का थोड़ा बहुत विज्ञान हो, नॉलेज हो, तो आपको पता है फॉर D2D पॉइंट ग्रुप एक होता है C2, 2 C2 परपेंडिकुलर्स होते हैं, और एक सिमेट्री एलिमेंट होता है S4 जो कि इसका डबल होता है। C2 है तो S4 होगा, ठीक है। C4 है तो S8 होगा। समझ में आ रहा है ये चीज? इसमें एक सिमेट्री एलिमेंट S4 भी होगा, है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल दिख रहा है मुझको। तो अगर इसमें S4 सिमेट्री एलिमेंट है तो मैंने कह दिया था रेयर एग्जांपल है, पर है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगवाएगा, आपको बस वो चीज अप्रोच पकड़नी है। अगर इसमें S4 सिमेट्री एलिमेंट है तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा बेटा, इट हैज ओनली C2 एलिमेंट, नहीं, केवल C2 तो नहीं है, इट हैज S4 सिमेट्री एलिमेंट, हैज ए कैरल, यस, बाकी ऑप्शंस। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से अप्रोच कर सकते हो। आगे बढ़े। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। अब देखिए ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का है। पहला है आपका हाइड्रोबोरेशन, दूसरा एडिशन एलिमिनेशन। ठीक है, एडिशन एलिमिनेशन का है ये। आपको पता है जब हाइड्रोबोरेशन होता है तो इट इज अ सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब आप कैटेकॉल बोरेन है ना, तो कैटेकॉल बोरेन बेसिकली क्या होता है, एक साइक्लिक बोरेन होता है जिसको मैं शॉर्ट में BOR का होल ट्वाइस से रिप्लेस कर सकता हूँ, और एक H होता है इसके पास, कैटेकॉल बोरेन। अब अगर आप इसका
स्ट्रक्चर देखोगे तो कैटेकोल अगर आपको पता हो तो कैटेकोल ये कुछ होता है ऐसे, ठीक है ना। इसको सब्स्टिट्यूट करके बोरेन बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं उतने पोर्शन को यहाँ पे नहीं ले रहा, मैं बस आपको इसका आंसर बता रहा हूँ क्या हो रहा है। तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हाइड्रोबोरेशन का एडिशन कैसा होता है बेटा, सेन एडिशन होता है। अगर मेरे पास एल्काइन है तो देखिए इस एल्काइन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी आप ज्योमेट्री पे मत जाइए, C6H13 और H, ठीक है, लिख सकता हूँ ना दोनों। अब जब इसका आप हाइड्रोबोरेशन कराओगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, BBOR का होल ट्वाइस। तो बेटा ये कैसे ऐड होगा बताइए आप। ये ऐसे ही तो ऐड होगा, इस साइड, इस साइड BOR2 ऐड होगा, और इस साइड क्या ऐड होगा, H। मतलब ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। अब ये यहाँ क्यों जुड़ा, अदर वे राउंड क्यों नहीं जुड़ा, मतलब H इस साइड क्यों नहीं जुड़ा, तो स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे C6 6 कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस मिलेगा, इसलिए जो बोरॉन होगा वो हमेशा चाहेगा कि लेस हिंडर्ड है, लेस क्राउडिंग जगह पे आके वो जुड़े, ठीक है। तो ये चीज यहाँ होगी। और ट्रिपल बॉन्ड किस में रिड्यूस होगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में रिड्यूस होगा, डबल बॉन्ड में। अरे बोलो ठीक है। तो ये हो गया BOR2 और ये H हो गया, तो ये तो पहला प्रोडक्ट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या है, नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने Br2 ऐड किया है और NaON। अब ये सवाल जो है ना आपका, ये कैरोथर से पूछा गया सवाल है ना। अब मैं इसका बस आपको एक्सप्लेनेशन बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो। जब आप इसमें Br2 ऐड करोगे फॉलोड बाई Na1, Br2 बेसिकली क्या होगा, सबसे पहले एडिशन, जैसे मैंने कहा था एडिशन, और NaOM क्योंकि एक बेस है तो वो क्या करेगा, एलिमिनेशन। ओनली थिंग इज स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब देखिए जब आप Br2 ऐड करते हो, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ सोचने का क्या होगा। जब आप Br2 ऐड करोगे तो Br2 का एडिशन कैसा होगा, एंटी एडिशन। क्यों एंटी एडिशन, क्योंकि जब भी आप Br2 एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐड करते हो, सिंपली Br2 ऐड करते हो, इट विल गो वाया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन से बनने वाला एडिशन प्रोडक्ट हमेशा एंटी होता है। एडिशन कैसा होगा, एंटी, और फॉलोड बाई एलिमिनेशन। तो एक स्ट्रॉन्ग बेस जब आप लेते हो तो एक स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा एलिमिनेशन फेवर करता है, E2 एलिमिनेशन। और E2 एलिमिनेशन भी कैसा होता है, जब मॉलिक्यूल क्या हो, एंटी पेरिफेरल। उसका मतलब एडिशन भी एंटी होगा और एलिमिनेशन भी एंटी होगा, ठीक है। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, एंटी एडिशन फॉलोड बाय एलिमिनेशन। तो जब मुझे एंटी एडिशन करना है तो व्हाट आई कैन डू, ये जो मेरा था C6H13, ठीक है, यहाँ पे था ना H, और यहाँ पे था क्या, BOR2, है ना, यही था। अब मुझे जब एंटी एडिशन करना है तो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ से हटाऊंगा और इसके अपोजिट पार्ट पे, मतलब एंटी पोजिशन पे क्या ऐड कर दूंगा, Br, है ना। तो दिस विल बी योर फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो Br2 के साथ हमें एंटी प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मतलब इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। वही चीज स्टार बना के लिख लीजिए कहीं अगर कभी काम आएगा तो, कि अगर यही केस आपने क्या लिया होता, I2 लिया होता, यही प्रोडक्ट आपने क्या लिया होता, I2 के साथ आपको क्या मिलता, आपको रिटेंशन मिलता, रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है। मतलब फिर उस केस में यहीं पर जहां पे आपका BOR2 ग्रुप लगा था वही ग्रुप लगेगा, ठीक है। मैकेनिज्म मैं यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि जो NaOMe है, OMe है ना, ये माइनस चार्ज ये किस पर अटैक करेगा, बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल पे। बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल पे बोरोन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज बोरोन अनस्टेबल होगा, ये करेगा इंटरनल अटैक, लीविंग ग्रुप Br को निकाल देगा। जब पहले Br2 ऐड होगा तो पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा, इंपॉर्टेंट बस ये क्या है, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि अगर Br2 लेते हैं तो इन्वर्जन मिलता है और I2 लेते हैं तो रिटेंशन मिलता है। ये आपके कैरोथर से डायरेक्टली पूछा गया सवाल, ठीक है। अब एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आ जाए तो अगर आपने ये चीज पढ़ी है तभी आप इसको कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कर पा रहे होगे
तो है ना, मैंने आपको, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो जो सीयूईटी के लिए बेसिकली मैंने आपको मिस्टेक्स बताए थे, ये जो मोस्टली बच्चे करते हैं, वो केवल सीयूईटी के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, वो चाहे नेट का हो चाहे गेट का हो, कॉमन है वो चीज़। क्या अगर आप क्वेश्चन में से दो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो, बेटर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आपने पढ़ के गया है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी नहीं बन रहा, लीव इट, कोई दिक्कत नहीं, 0 मार्क्स इज ऑलवेज बेटर देन -1। हमारी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब ये क्वेश्चन भी आपका केरूथर से ही है ना। SmI2 जो एक ट्रांजिशन मेटल आयोडाइड है, इट इज वेरी फेमस फॉर ब्रिंगिंग आउट द रेडिकल रिएक्शन, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। खैर हमने तो अपने बैचेस में करवाए थे क्वेश्चंस, केरुथर क्लेडन जो स्टैंडर्ड होते हैं उनके सारे क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है स्टैंडर्ड बुक के इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ओनली थिंग इज बच्चे उसको कितना प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम में आप इसको मैकेनिज्म से सॉल्व करने जाओगे तो नहीं बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए समारियम आयोडाइड इट्स अ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर सिस्टम, जैसे आपका HBr पेरोक्साइड के साथ होता है रेडिकल में, ठीक है। Ag याद है, AgPHCOOAg इन प्रेजेंस ऑफ I2, ठीक है, वो एक रिएक्शन है जो रेडिकल के माध्यम से जाती है। सेम इस तरीके से होगा, एंड द आंसर इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर ये आपको पता है कि ये रेडिकल से जा रहा है, होगा क्या कि यहाँ पे ये आपका ये जो कीटोन है, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड COOMe। अब व्हाट हैपन इज, फर्स्टली जब एक इलेक्ट्रॉन का अटैक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, ठीक है। सॉरी, जैसे एक रेडिकल बना, अब आपको पता है जब एक बार इनिशिएशन हो गया फिर तो प्रोपोगेशन होता है, तो ये कहाँ जाकर अटैक करेगा, यहाँ पे। अब इसके पास दो चॉइस है, अगर यहाँ अटैक करेगा तो 1 2 3 4 और 5 मेंबर की रिंग बनेगी, और अगर दूसरे कार्बन पर अटैक करता है तो कितने की बनेगी, 6 मेंबर की बनेगी। तो आपको पता है रेडिकल रिएक्शंस आर एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शंस, मतलब ये रिएक्शंस किसके कंट्रोल में है, काइनेटिक कंट्रोल के काइनेटिक कंट्रोल में है। और काइनेटिक कंट्रोल में जल्दी बनने वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो आप खुद सोचो 5 मेंबर की रिंग जल्दी बनेगी कि 6 मेंबर की। बेटा मैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ काइनेटिक स्टेबिलिटी की, कौन जल्दी बनेगा, ऑब्वियसली 5 मेंबर की रिंग ज्यादा बनेगी। इसी को हम क्या कह देंगे बेटा, हमारा मेजर प्रोडक्ट कह देंगे। बोलो ठीक है। बस क्या करना है, एक 5 मेंबर की रिंग है और एक 5 मेंबर की रिंग और बनानी है, मतलब ये हो गया ऐसे, एक हो गया ये, और यहाँ पे एक 5 मेंबर की रिंग और होगी, कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जंक्शन पे O डॉट है जो कि सॉल्वेंट से क्या ले लेगा, OH, एंड व्हाट हैपन इज, जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसके एक कार्बन छोड़ के क्या होगा, CH2COONe। क्यों, यहाँ भी डॉट बनेगा, यहाँ भी डॉट बनेगा, यहाँ भी एक रेडिकल रहेगा, वो रेडिकल भी फाइनली सॉल्वेंट से क्या ले लेगा, H। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता, 6 मेंबर की रिंग बन नहीं सकती, 5 + 6 वाले ऑप्शन कट ही कर दो, केवल एक ही ऑप्शन तो बचा आपका, देखिए कौन सा, ये वाला, ठीक है। मैंने शायद एक कार्बन जोड़ दिया, यू कैन, है ना, ये हो गया होगा मेरे से, आप देख लेना कि कहाँ पे जुड़ा है ना। आई थिंक यहाँ जोड़ना था मुझे, मैंने गलत जोड़ दिया है, यहाँ जोड़ना था मुझको, ठीक है। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको समझ में आ रहा है, 5 + 5 बनेगी, और जैसे ही 5 + 5 बनेगी तो बाकी के ऑप्शन तो ऑलरेडी पहले से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इसीलिए कि भले आपको पूरा मैकेनिज्म नहीं भी पता हो, मतलब ये तो मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि एग्जैक्टली कैसे बनता है, लेकिन अगर आपको ये भी पता है कि समारियम आयोडाइड एक रेडिकल रिएक्शन से जाएगा, मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर है, रेडिकल रिएक्शंस में 5 मेंबर रिंग जब भी बनेगी वो हमेशा मेजर कहलाएगी, काइनेटिक कंट्रोल के अंदर आएगी, ठीक है। बाल्डविन रूल भी लगता है यहाँ पे, खैर वो यहाँ पर डिस्कस करने का टाइम नहीं है। तो अगर आपको ये पता है कि 5 मेंबर की रिंग बनेगी, रेडिकल से जाएगी, तो बस आपका काम हो गया, आपको प्रोडक्ट बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है बेटा, इस चीज का भी ध्यान रखना, तो बहुत ज्यादा उलझाएगा नहीं वो आपको, और अगर उसने उलझाया है तो ये आपका धर्म बनता है कि आप उलझो नहीं, आप मूव ऑन करो नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्योंकि देखो, चाहे आप इसमें उलझ जाओ, चाहे मतलब कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जो 5 से 10 मिनट लग रहा हो सॉल्व करने में, या जो 5 सेकंड में सॉल्व होगा, आंसर दोनों के लिए आपको +1 ही मिलना है, तो टाइम क्यों खराब करना। तो अगर आपको ये चीज पता है देन यू कैन सॉल्व, देन यू कैन गो अहेड एज लीव इट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, द स्पीसीज दैट अंडरगोज बीटा एलिमिनेशन। आप देखो ये रिलेटिवली बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन उन कॉम्प्लेक्सेस में जाता है जहां मेटल के बीटा कार्बन पे, बीटा पोजीशन पे क्या हो, एक हाइड्रोजन हो। केवल इतना ही होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि जो मेटल है
और जो हाइड्रोजन है जिसको वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा, है ना, वो क्या होना चाहिए, वो प्लेनर होना चाहिए, वो एक प्लेन में होने चाहिए। साथ ही साथ मेटल के पास वेकेंट कोऑर्डिनेशन साइट होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि मेटल पूरा का पूरा भरा हो तो फिर वो एच को अकोमोडेट कहाँ करेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पहला वाला कॉम्प्लेक्स देखोगे तो जो मेटल है हमारा क्या है, रोडियम। ठीक है, अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो एक, ये PMe3 ग्रुप और ई ग्रुप, है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिलेटिवली कम है, तो आसानी से ही क्या कर सकता है, अपने आने वाले इनकमिंग लिगेंड को ले सकता है। पर बीटा हाइड्रोजन है क्या, चेक कर सकते हैं, तो C2H5 है, रोडियम के साथ C2H5 मतलब इथाइल ही तो है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो ये आसानी से क्या कर लेगा, इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो ये आपका ऑप्शन हो गया बस, क्योंकि एक ही है ना मार्क्स का है और सिंगल चॉइस है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन। अब देखो कितनी जल्दी हो गया कंपैरेटिवली, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन पे, तो दोनों को अगर दोनों क्वेश्चन अगर आपने सही किए तो मार्क्स तो एक ही मिलना है, पर ऐसे क्वेश्चंस को करना समझदारी है। इसलिए अगर आपने, मैं कह रहा हूँ एक बार वीडियो आप वाला मेरा जरूर देखिए, जो मैंने CUET वाला वीडियो अपलोड किया था, उसकी लिंक चाहो तो मैं आपको एंड में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा गलती जो बच्चे करते हैं ना, वो करते हैं सिक्वेंशियली सॉल्व करने की, है ना, उसमें भी हमने मिस्टेक नंबर 5 में एक चीज बताई थी, तो उसमें बच्चे क्या करेंगे, सिक्वेंशियली सॉल्व करेंगे। अब आप सिक्वेंशियली सॉल्व करने जाओगे तो आप उसमें ज्यादा समय दे दोगे, तो ये रिलेटिवली क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब दूसरा वाला क्यों नहीं हो सकता, आप देखिए, दूसरा वाला क्यों नहीं हो सकता, दूसरा वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अगर रोडियम का आप देखोगे तो 5 तो अमोनिया है और एक सी, ऑलरेडी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा, 6 है, तो इसके पास तो वेकेंट साइट ही नहीं है, ये एच को कहाँ लेगा, अगर एच को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो फिर वो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। ये वाला, अब यहाँ पे बेंजोफिनाइल ग्रुप है, इस पे बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है। आप ये मत सोचना 5 हाइड्रोजन है, 5 हाइड्रोजन से मतलब नहीं, बीटा हाइड्रोजन। और यहाँ अगर आप देखोगे तो वही चीज है, क्या, CrCH2SI, इसके पास भी कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये बीटा पोजीशन पे सिलिकॉन आ जाएगा यहाँ पे, तो नो बीटा हाइड्रोजन। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड द आंसर इज ऑप्शन नंबर, और वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। ठीक है, ये तो मैं आपको बस समझा रहा हूँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक्चुअली इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू द LFT होना चाहिए था, लिगेंड फील्ड थ्योरी, द करेक्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज, तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ऑफ द टाइप Ml6। अब इसमें बहुत से बच्चे पता है क्या कंफ्यूज हुए होंगे, उनको लगा होगा कि जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ते हैं तो T2G नीचे आता है, EG ऊपर आता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग आपने ऐसी पढ़ी, T2G, है ना, और फिर ऊपर EG। लेकिन वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जनरल केस में, यहाँ पे उसने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से पूछा है। हालांकि थोड़ा सा अगर स्पेसिफिकली बात करें तो ये लिगेंड फील्ड थ्योरी के हिसाब से आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। जब आप देख रहे हो कि आपके पास कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 6, तो इसमें व्हाट इज यू आर सीइंग इज, सारे बॉन्डिंग या सारी बॉन्डिंग जो है वो आपकी सिग्मा बॉन्डिंग है, मतलब देर इज नो पाई बॉन्डिंग। तो इसका एमओटी डिटेल में बनाना या डिस्कस करना तो संभव नहीं है इस वीडियो में, पर मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। जब आप केवल सिग्मा बॉन्डिंग कंसिडर करते हो, आपको वो ऑर्बिटल्स देखने पड़ेंगे जो कि किस में इन्वॉल्व हो, सिग्मा बॉन्डिंग में। और ये आपको पता होना चाहिए, जो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के, वो सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो दो एक्सिस के बीच में होते हैं। तो T2G ऑर्बिटल्स आर रिजर्व फॉर मेकिंग पाई बॉन्ड। तो कौन से मेटल के ऑर्बिटल्स लिगेंड के साथ सिग्मा बॉन्ड बना पाएंगे, EG वाले। तो जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली जो मेटल के दो सेट है डी ऑर्बिटल्स के, T2G और EG में, तो T2G तो जो है वो केवल किसके लिए वो केवल क्या बनाता है, पाई बॉन्ड। तो जब हमारे पास एक सिग्मा कॉम्प्लेक्सेस है तो क्या T2G ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं। तो T2G सेट ऑफ ऑर्बिटल ऑफ मेटल विल रिमेन एज नॉन बॉन्डिंग, और जो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो सिग्मा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि DZ² होता है और एक होता है DX² - Y², दोनों ही एक्सिस के अलोंग पॉइंट करते हैं, इसलिए ये दोनों ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। EG क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग। अच्छा, ये अगर बॉन्डिंग होगा तो इसका एक करस्पॉन्डिंग EG* एंटी बॉन्डिंग भी होगा। समझ में आ रही है बात आपको। तो जब मैं इसका एमओटी बनाऊंगा तो मैं अगर आपको अलग से बना के बताऊं, देखिए अगर मैं आपको इसका अलग से बना के बताऊं, देखिए यहाँ पे Ml6, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि जो मेटल होता है और जो लिगेंड होता है, तो लिगेंड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो एमओटी थ्योरी ये कहती है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी वो
that will be contributed mainly by the more electronegative atom. More electronegative atom will contribute mainly toward bonding. अब लिगैंड कौन सा है हमारे पास यहाँ पे? अमोनिया। अब अमोनिया का अगर आप देखोगे टोटल जो है वो कितने हैं हमारे पास? अमोनिया 6, और जो लिगैंड है वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बेसिकली अपने कौन सा ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? एक आउटर एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? अच्छा, एस जो होता है वो तो एक ही होता है, तो ये नॉन डिजेनरेट है। इसकी सिमेट्री क्या होगी? A1G। ये सब आपको थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज ट्रांसफॉर्म इनटू A1G, है ना, नो एक्सेप्शन। पी ऑर्बिटल्स जो होते हैं इनकी सिमेट्री जो होती है वो होती है T1U। T1U क्यों? क्योंकि देखिए या तो आपके पास PX होगा, PY होगा, या PZ होगा। एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये आपको पता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अच्छा, तीनों ऑर्बिटल्स डिजनरेट है, PX PY PZ, तीनों ऑर्बिटल सेम ही तो हैं, इसलिए इसके लिए हम लेवल क्या यूज कर रहे हैं? T, ट्रिपल ई डिजनरेट। और जीरेड है कि अनजीरेड, तो वो कैसे चेक करते हैं? अगर इसमें सेंटर सिमेट्री है, आप देखिए अगर मैं सेंटर से राइट जाता हूँ तो मुझे नेगेटिव साइन मिलता है, और सेंटर से लेफ्ट जाता हूँ तो पॉजिटिव साइन मिलता है, मतलब वेव फंक्शन का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो ये होगा अनजीरेड। इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? ये 1 जो है वो आता है आपका दैट इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये जब ग्रुप थ्योरी के जब हम इसमें अप्लाई करते हैं प्रोजेक्शन, तो उससे जो हमारे सिमेट्री ऑर्बिटल्स निकल के आते हैं उसका नाम, तो मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया है कि बेसिकली होता क्या है T1 होगा। तो लिगैंड के 4 ऑर्बिटल्स होंगे, एक s ऑर्बिटल दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू A1G, दिख रहा है आपको, ठीक है, और एक p ऑर्बिटल दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू T1U, ठीक है। उसके बाद क्या भरना स्टार्ट होगा? आपके मेटल्स के। अब मैं अगर मेटल्स की आपको यहाँ पर MOT बनाऊं, तो ये मेटल है, ये लिगैंड है। सबसे पहले लिगैंड के भरेंगे, पहला A1G, दूसरा T1U, ठीक है। मैं बस एक रफ स्केच बना रहा हूँ, आपको एग्जैक्टली नहीं बता रहा, ठीक है। उसके बाद अब कहाँ से भरने स्टार्ट होंगे? मेटल्स के। अच्छा, मेटल्स में जो हैं वो आपके कौन कौन से हैं? तो S और P, तो भाई लिगैंड के जो S ऑर्बिटल है और लिगैंड का P ऑर्बिटल है, इनकी सिमेट्री तो मेटल के S और P ऑर्बिटल की सिमेट्री से मैच हो ही जाएगी। बचेंगे क्या? D ऑर्बिटल्स। अब मेटल के D ऑर्बिटल में जैसे मैंने आपको बताया था T2G जो होता है वो तो क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग। ये तो क्या है बेटा आपका? नॉन बॉन्डिंग। Eg क्या है? बॉन्डिंग। Eg जब बॉन्डिंग होगा तो ऑब्वियसली Eg शुड हैव लोअर एनर्जी, और Eg स्टार जो है Eg स्टार दैट विल बी योर एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल क्या आ जाएगा? A1G, फिर T1U, फिर Eg, फिर T2G, और फिर Eg स्टार। समझ में आया Eg नीचे क्यों आया? क्योंकि ये बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग की एनर्जी हमेशा कम होती है नॉन बॉन्डिंग से, इसलिए। और बहुत से बच्चे गलती यही करते हैं, आइए मैं आपको वापस ले चलता हूँ। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि सबसे पहले T2G आएगा फिर Eg आएगा। नहीं बेटा, ये जब LFT के हिसाब से देखते हो ना तो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज आता है, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? जैसे मैंने बताया A1G, फिर T1U, फिर थोड़ा सा मैं इसको, और T1U, फिर क्या था? फिर Eg, फिर T2G, और फिर फाइनली Eg स्टार। A1G पहले आएगा, T1U बाद में आएगा, Eg। तो ये ऑप्शन तो अभी मैं फिलिंग देख नहीं रहा, अभी मैं देख रहा हूँ क्या क्या नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता, T1U पहले नहीं आ सकता, और इसमें देख सकते हैं इन दोनों में ऑप्शन है। तो मेरे को लग रहा है ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में तो होगा ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन्स। आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? कोबाल्ट यहाँ पे 3+ है, कोबाल्ट 3+ इज कितना? D6। तो कितने इलेक्ट्रॉन भरने मेटल पे? 6 तो भरने, तो 6 कैसे भरोगे? अच्छा, इन्होंने क्या करा? कंप्लीटली फिलिंग करके बताइए, तो ठीक है। तो मेटल के तो 6 इलेक्ट्रॉन है, D6। अच्छा, अमोनिया जो है वो आपको पता है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ऐसे कितने हैं? 6। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 12। 12 और 6 कितने बनने? 18। 12 लिगैंड के और 6 मेटल के। तो कैसे भरेंगे? तो 2 इसमें भर दिए, 6 इसमें भर दिए, 6 और 2 8, 8 और 4 12,
12 और 6 ऑर्डर यही रहेगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में तो जाएगा नहीं ना, 2 और 6 8, 8 4 12, 16 और 2 18। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने T2G4 कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी ना होगा। पहले नॉन बॉन्डिंग, पहले बॉन्डिंग भरेंगे, फिर नॉन बॉन्डिंग और फिर एंटी बॉन्डिंग। समझ में आया? तो ये ऑर्डर इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए, एंटी बॉन्डिंग में हमेशा आखिरी में भरते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हो। द स्पीसीज विच फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज। अब देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिक्वेंशियली सॉल्व करने की गलती मत करना। पहले आप एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लो, एक जिस्ट ले लो कि किस तरह के क्वेश्चन आए हैं, तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो डायरेक्टली किए जा सकते हैं, जैसे ये है। अब आप देखोगे RH PPH3 का होल तरह सील, तो मुझे तो ये पता है कि एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जनरली 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन नहीं करते। चाहो तो आप इसको वैलिडेट कर भी सकते हो। कैसे? रोडियम कोबाल्ट का मेंबर है, कोबाल्ट रोडियम और इरिडियम आता है ना, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 9। PPH3 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 3 PPH3 कितना हो जाएगा? 6। और क्लोरीन अगर ब्रिजिंग में नहीं है तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर है, देखिए कितना हो जाएगा? 9 6 15 और 1 16। तो मैंने आपको पहले ही कहा है। कैसे पहले पता चल गया? मुझे ये पता है, ये बेसिकली क्या है आपका, विल्किंसन कैटलिस्ट है। कैसे पता मुझे? अरे 4D का मेटल है ना, तो 4D का मेटल है और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का जनरली जो फॉलो करता है वो 16 इलेक्ट्रॉन करता है, क्योंकि विकेट कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगी ना ऑक्टेटल से। CONH3 का 462+, तो इसको भी देख लेते हैं। तो वैलेंस शेल तो इसमें भी 9 है, एक अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन है, 6 से कितने आएंगे? 12। तो 12 और 9 कितने हो गए? 21। अच्छा, +2 भी है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर दिया हुआ है, तो कितना हो गया? 9 और 12 21, 21 माइनस 2 19, तो ये भी नहीं कर रहा। VCO6 माइनस करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन में हमेशा एक ही मॉलिक्यूल है जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो ये वाला है। आप चेक कर सकते हो। वेनेडियम कितना है? तो स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 4s2 3d3, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। कार्बन मोनोऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, तो 6 से कितने हो जाएंगे? 12, और एक नेगेटिव चार्ज का +1, तो 12 5 17 और 1, तो ये फॉलो करेगा। ये नहीं करेगा, क्यों? निकल इज निकल इज 4s2 3d8, ठीक है, 4s2 3d8, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। प्लस इथिलीन डायमीन, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो एक इथिलीन डायमीन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? 4। तो 3 कितने करेंगे? 12। तो 12 और 10 कितने हो गए? 22। -2 क्यों? +2 का चार्ज है, तो वो आप करोगे तो 20 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप देखो कितना आसान सवाल है 1 नंबर का। 1 नंबर में भी ऐसे सवाल होंगे जो बहुत ज़्यादा समय मांगेंगे, और ऐसे होंगे जो बिल्कुल देख के कर सकते हो, तो आपको पहले वो कर लेंगे। फिर टाइम परमिट करता है तो देन मूव ऑन टू द डेट क्वेश्चंस, जिसको थोड़ा बहुत कैलकुलेशंस रिक्वायर्ड है, उसको हम फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ग्रुप ऑफ CH2 C डबल बॉन्ड CH2, ये एलीन है, ये हम शायद ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसका पॉइंट ग्रुप D2D होता है। अब ये क्या है ना बेटा, एग्जाम टाइम में आपको सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े कि आप देखो कि इसमें कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट होते हैं। नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। CH2 C डबल बॉन्ड CH2 एलिन्स का, एलीन का पॉइंट ग्रुप क्या होता है? D2D। इसमें आपको एक C2 एक्सेस दिखेगी, है ना, 2 C2 परपेंडिकुलर दिखेंगी, S4 दिखेगा। जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो आपको इसका पॉइंट ग्रुप क्या दिखेगा? D2D। और ये पता होना चाहिए, ये ऐसा नहीं है कि कोई एक स्पेशल मॉलिक्यूल दिया है और फिर आपको उसका सिमेट्री एलिमेंट निकालना है, उसका पॉइंट ग्रुप खोजना है, ऐसा नहीं है। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है। जैसे वाटर है, अब वाटर का अगर पॉइंट ग्रुप पूछे तब पता होना चाहिए ना यार, कितना होता है C2, अमोनिया का कितना होता है C3, बेंजीन का D6H, PTCl4 का D4H। तो कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स के तो पता ही होने चाहिए, वो नहीं आपको वहां पे सॉल्व करना, ठीक है। चलिए, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 1 मार्क्स के लिए बहुत इजी क्वेश्चन था आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट, among the following the one for which the infrared active vibration modes are Raman inactive। बेसिकली ये जो है ये बेस्ड है म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर। क्या होता है ये सर, क्या होता है ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जनरली एप्लीकेबल है सेंटरोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए। दैट इंफॉर्मेशन you should know for centrosymmetric
मॉलिक्यूल मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, उसमें जो मोड्स रमन एक्टिव होंगे वो आईआर इनएक्टिव होंगे एंड वाइस वर्सा। तो ये सवाल बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी का है ही नहीं, वो बस आपसे ये पूछना चाह रहा है कि इन चार मॉलिक्यूल्स में किस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट्स इट। तो आपको बस इसमें ये देखना है कि सेंटर ऑफ सिमेट्री किस में है। तो H2O क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है? नहीं। मीथेन में सवाल ही नहीं होता, टेट्राहेड्रल कहाँ से सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखेगी? एक्लिप्स कन्फर्मेशन, एक्लिप्स कन्फर्मेशन में क्या होता है, दोनों ग्रुप्स बिल्कुल एक के सामने एक होते हैं। तो इथेन का जो एक्लिप्स कन्फर्मेशन है इसमें भी नहीं होगी, ट्रांसप्लेनर कन्फर्मर ऑफ H2O2। ये देखिए जो प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन है H2O2 का, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया? ठीक है। ये तो इसमें वो आपसे वो तो दे दिया सवाल, आपको ऐसा लग रहा है स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का सवाल ही नहीं है। वो बस आपसे ये जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि इनमें से किस में सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये अप्रोच आपको ऐसे, इसको ऐसे लॉजिक लगाना है। ठीक है। फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ए प्लस बी गिव एक्स हैश, दैट इज द ट्रांजिशन स्टेट, और वो फाइनली कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू हैश इज इक्वल टू 5/2 RT, देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच पूछा। अब आपको ये सीधा सीधा थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो डेल्टा एच होता है वो होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब क्योंकि ये ट्रांजिशन स्टेट के लिए पूछा है तो इसके लिए हम यहाँ हैश लगा देंगे। अब यहाँ डेल्टा एन जी है ना, ये भी क्या होगा हैश। अब आर टी में भगवान के लिए हैश मत लगा देना, ये तो कांस्टेंट है सारे के सारे। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच, डेल्टा यू हैश दिया हुआ है उन्होंने, है ना, कितने दिया हुआ है 5/2 RT दिया हुआ। अब आपका काम क्या है, केवल कैलकुलेट करना RT, तो RT के टर्म्स में ही पूछ रहा है वो, तो आपको डेल्टा NG कैलकुलेट करना है। लेकिन ध्यान रखिए डेल्टा NG किसका, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का नहीं। क्यों? दिस इज द चेंज इन द नंबर ऑफ मोल्स फॉर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो अगर A प्लस बी ये रिएक्टेंट है, ये क्या दे रहा है आपको, X हैश दे रहा है। तो रिएक्टेंट के टोटल मोल्स कितने हैं, 2 A और B, और इसके कितने, 1। तो डेल्टा NG वो हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो 1 - 2 कितना आएगा बेटा, -1। ये गलती करते हैं बच्चे, मैंने ये क्लास में भी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जब भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का केस है तो डेल्टा NG हमेशा ट्रांजिशन स्टेट के मॉलिक्यूल्स माइनस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल लेना है, ना कि प्रोडक्ट के। ठीक है। तो -1 आएगा। तो बस अब आप ये बस इसमें यही था, लॉजिक यही था। डेल्टा यू इज 5/2 RT, डेल्टा NG की वैल्यू क्या रख दूं, -1, तो -RT, डेट इज कितना हो जाएगा 3/2 R। स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो बस ये देखना चाह रहा था कि क्या आपको डेल्टा NG निकालना आता है इसका कि नहीं आता है, या आपको ये पता है कि डेल्टा NG निकालते कैसे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का। दैट इज द कंसेप्ट जो इसमें पूछा गया। ठीक है। नेक्स्ट, द रिएजेंट दैट विल इफेक्ट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज बेसिकली MEM, मिथॉक्सी मिथाइल ईथर। इट इज यूज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप, उसके प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब इनमें से बेसिकली आपको क्या करना है, मिथॉक्सी 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 इथॉक्सी मिथाइल ईथर, मैं थोड़ा सा, हाँ मैंने गलत बोल दिया था, मिथॉक्सी मिथाइल ईथर नहीं, मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी मिथाइल ईथर होता है वैसे, 2 बार इन्होंने लिख दिया इथॉक्सी मिथाइल ईथर, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, बट एनीवे इट इज यूज फॉर द डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल। ठीक है। तो इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज होगा, कौन सा यूज होगा, तो देखिए पहला वाला PD कार्बन नहीं है, ये जो है ना पैलेडियम हाइड्रोजन, ये केवल उनके डी प्रोटेक्शन में यूज होता है जिनके पास बेंजाइलिक हाइड्रोजन होते हैं। बेंजाइलिक मतलब जैसे अगर कहीं ऐसा कुछ ग्रुप है CH2 इस टाइप का, तो PHCH2 ग्रुप, इस पूरे को कॉमनली हम क्या कह देते हैं, बेंजाइलिक ग्रुप। ठीक है। तो बेंजाइलिक ग्रुप को स्पेसिफिकली क्लीव करता है PDCH2, ये नहीं हो सकता। ZnBr2, हाँ ये हो सकता है। क्यों? ये एक लुईस एसिड है, और जब आप इसको ईथर को मतलब अल्कोहल को प्रोटेक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ ईथर, तो केवल इसके डी प्रोटेक्शन के लिए एक लुईस एसिड ही इस्तेमाल हो सकता है। बेसिकली क्या होगा, ZnBr2, तो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा ये रिएक्शन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज इज हाईली अनस्टेबल। ठीक है। दूसरा, पिरिडीनियम
एस्पेरिन, टोलिन, सल्फोनिन, पीपीटीएस, टर्शीन, ये भी स्पेसिफिक रिएजेंट है जो कि इथाइल ईथर के यूज होता है। अब आप बोलोगे कि सर हमें इसका नहीं पता था, तो मैं बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ। हो सकता है कि आपको इसमें डाउट हो। देखो ZnBr2 तो पता होना चाहिए, लुईस एसिड हो गया, H+ हो गया, BF3 हो गया, ये जनरली ईथर के डिप्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। पीपीटीएस नहीं भी पता हो और क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट है, चौथा ऑप्शन पे आ जाते हैं, देखते हैं टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, ये नहीं होगा क्योंकि ये बेसिकली सिलिकॉन के डिप्रोटेक्शन का लिए होता है ना। दिस इज अ स्पेसिफिक रीजन फॉर द क्लीवेज ऑफ सेलाइल, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। तो पहला और आखिरी नहीं हो सकता। मल्टीपल सिलेक्ट है, ZnBr2 तो डेफिनेटली है। इस पे वर्थ टेकिंग द रिस्क है अगर आपको ये नहीं पता तो। क्यों? मल्टीपल सिलेक्ट है ना, तो हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन सही हो, क्योंकि हमें पता है पहला और चौथा तो डेफिनेटली नहीं है, दूसरा डेफिनेटली है, तीसरे पे डाउट है। तो बेटर अगर आपको रिस्क लेना है थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, तो आप इस तरीके से सोचोगे, अप्रोच करोगे, तो आप इसको एक इंटेलिजेंट गेसिंग करके भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द रिएक्शन डेट गिव्स मीजो 1,2 डाइफिनाइल 1,2 डायोल। अब इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मीजो देता है? ठीक है, तो अब आपको ये देखना पड़ेगा सबसे पहले जो रिएजेंट है। तो ये हमारी एल्कीन कैसी है बेटा? सिस एल्कीन। थोड़ा सा मैं जूम करूँ, शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। हाँ ठीक है, सिस एल्कीन। अच्छा, ऑस्मियम टेट्रा डाइऑक्साइड, ये बनाता है बेटा कैसा डायोल? आपका सिन डायोल। ठीक है, और ये जो I2AgOAC है, ये बनाता है आपका ट्रांस डायोल। ठीक है, ट्रांस बोलो या एंटी बोलो, जो बोलना बोलो। और ये आपका कैसा है? ट्रांस एल्कीन। सॉरी 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 सॉरी, एल्कीन तो सिस है। मतलब ये जो दो रीजेंट्स हैं, ये क्या बनाएंगे? ट्रांस डायोल। और ये जो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, ये बनाता है सिन डायोल। अब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे? बेटा ये मैंने है ना अपनी क्लास में बहुत बार शॉर्टकट बताया था। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट बिल्कुल, देखो बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो जाते हैं फिर फिजिकल में भी, इनऑर्गेनिक में, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम शॉर्टकट आपको बताऊं, अप्रोच बताऊं जिससे आपको याद रहे। देखिए क्या है, ऐसे समझो, अगर मैं एक सिस एल्किन लेता हूं, ठीक है, और उसका सिन एडिशन करता हूं, ठीक है, तो हमें मिलता है मीजो। मीजो बोल लो या इसको एरिथ्रो बोल लो, एक ही चीज। एरिथ्रो का मतलब दोनों ग्रुप सेम साइड। तो सिस एल्किन का सिन एडिशन हमें क्या देगा? एरिथ्रो। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? अच्छा, सिस का मतलब क्या होता है? हायर पैटी ग्रुप ऑन द सेम साइड। सिन का भी मतलब क्या? सेम होता है। और मीजो का भी मतलब क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, कितना? तो सेम सेम सेम, ये तो याद रहेगा। सिस, सिन, मीजो, मतलब सेम सेम सेम, यही याद रखना, मतलब तीनों को सेम कर देना है। तो सिस एल्कीन है, सिन एडिशन है, मीजो। अब आप खुद लॉजिकली सोचो, अगर मैं एल्कीन ट्रांस कर दूं और बाकी सारी चीजें सेम रखूं, स्टीरियोकेमिस्ट्री बदल जाएगी। अगर मैं सिस एल्कीन ना लेके ट्रांस एल्कीन लेता हूँ और उसका सिन एडिशन करता हूँ, तो डेफिनेटली उस केस में मेरे को क्या मिलेगा? थ्रियो मिलेगा या रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, क्योंकि ये रिएक्शन सारी स्टीरियो स्पेसिफिक हैं। अगर आपने ज्योमेट्री चेंज करी, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज करी, तो बन जाए अलग। तो सिस एल्कीन अलग प्रोडक्ट देगी, ट्रांस अलग देगी। तो आपने क्या देखा कि आपने सिस का क्या कर दिया? ट्रांस। मीजो का क्या हो गया? थ्रियो या रेसिमिक मिक्सचर। और सिन का सिन ही रहा। इसका मतलब शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि पहले तो ये चीज ध्यान रखना, सिस, सिन, मीजो। ठीक है, मतलब सेम 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 साइड पर रहेंगे। और किसी दो को चेंज कर देना, एक को चेंज मत करना। ठीक है, दो चेंज करोगे, एक चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, फिर आप किसी का भी कोई भी प्रोडक्ट का कन्वर्शन आप बता सकते हो। अब देखिए, जैसे पहले वाला है, तो पहले वाला देखिए बेटा क्या है? सिस है। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड कैसे करेगा? सिन। तो क्या बनेगा? मीजो। और मीजो ही बनवाना था, तो पहला ऑप्शन तो सही है बिल्कुल हमारा। दूसरी एल्किन क्या है बेटा? ट्रांस। तो ट्रांस एल्किन में अगर सिन करोगे तो ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मीजो नहीं मिलेगा। ये कैसी एल्कीन है? सिस एल्कीन है। I2AgOAC, ये क्या एडिशन कराता है? ट्रांस। तो आप बताइए क्या बनेगा? तो आपको अगर ये याद है, सिस, सिन, मीजो, सेम सेम सेम, तो आपने क्या करा है? दो को चेंज करना है, कोई एक चीज सेम रह सकती है, बाकी दो चेंज हो जाएंगे। तो अब आपने यहाँ पे क्या चेंज करा है? तो सिस का सिस ही रखा है आपने।
तो डेफिनेटली अगर सिस का सिस है तो बाकी दोनों चेंज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, सिन का क्या हो जाएगा, ट्रांस, और मीजो का भी क्या हो जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर। तो ये भी आपको मीजो तो नहीं देगा, तो कौन सा देगा आपको, ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। बहुत बार याद मत रखना, बस सेम 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 याद रखना। और जब भी आप स्टीरियो केमिस्ट्री देखो तो हमेशा ध्यान रखना कोई एक ही चीज सेम रह पाएगी, बाकी दोनों चीज चेंज हो जाएंगी। तो दैट इज द शॉर्टकट दैट यू कैन यूज। ठीक है। अब देखिए इनमें पूछा है द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ द कंपाउंड द कपलिंग कांस्टेंट बिटवीन HA एंड HB इज 3 हर्ट्ज। तो ए और बी की जो कपलिंग कांस्टेंट है वो कितने दी है, 3 हर्ट्ज। द अमीनो अल्कोहल दैट गिव X ऑन रिएक्शन विद मिथाइल आयोडाइड फॉलोड बाय हीटिंग। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हुई होगी, कैसे हुई होगी। हमको एक जरूरी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी इसने दे दी है, क्या, कि दोनों के बीच का जो कपलिंग कांस्टेंट है वो कितना है, 3 हर्ट्ज। और ये इंडिकेट क्लियरली ये करता है कि दीज टू हाइड्रोजन HA एंड HB दे आर सिस टू ईच अदर। ये अगर ये ट्रांस होते तो क्या होता, कपलिंग कांस्टेंट 10 से 15 या 18 हर्ट्ज के बीच में आता। 3 हर्ट्ज आ रहा है, डेट मीन्स इट विल बी सिस टू ईच अदर, और कोई हो नहीं सकता इनके बीच में। तो बस मुझे यही चेक करना है। तो आप देखोगे यहाँ पे फिनाइल डैश पर है, इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ होगा, वेज पे। और अगर OH वेज पे है तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, डैश पे। तो दीज टू हाइड्रोजन आर ट्रांस टू ईच अदर, नो। द कपलिंग कांस्टेंट इसके लिए 10 से ऊपर आएगा, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा आ जाते हैं, देखिए, तो दूसरा ध्यान से देखिएगा बेटा, फिनाइल वेज पर है तो हाइड्रोजन कहाँ होगा, डैश पे। अब यहाँ पे एक लोचा है, क्या, कि पीएच और OH इन दोनों ने डैश और वेज पे दे दिए। तो देखिए इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या है, अप्रोच क्या है। दोनों फिनाइल क्या है, दोनों फिनाइल किस पर है, वेज पर है ना, दोनों फिनाइल सेम साइड पर है। इससे जुड़े दोनों हाइड्रोजन वो भी प्लेन पे होंगे, भले प्लेन पे हैं लेकिन दोनों प्लेन पे ही है ना, मतलब दोनों का कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड टू ईच अदर से ही है ना। तो इसका मतलब इनका कपलिंग कांस्टेंट 3 हर्ट्ज आएगा। क्लियरली ये चीज समझ में आ गई। इसमें भी आप देखोगे दोनों फिनाइल क्या है आपके, सेम साइड है। दोनों हाइड्रोजन पे क्या होंगे, सेम साइड ऑफ द प्लेन होंगे। और दूसरा, एक फिनाइल ऊपर है और एक फिनाइल नीचे है, तो ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये नहीं हो सकता। तो मल्टीपल सिलेक्ट है, तो ये भी ऑप्शन सही है और ये वाला ऑप्शन भी सही। समझ में आया, अप्रोच समझ में आई कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लास्टोसाइनिन। देखो बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं हीमोसाइनिन से, और ये गलत करके आ गए, है ना, कंफ्यूजिंग है। प्लास्टोसाइनिन बेसिकली क्या है बेटा, ये जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं ना तो उसमें ये एक कॉपर का मतलब कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है बेसिकली, जो कि किसके लिए यूज होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। जब आप लोगों ने हिल स्कीम देखी होगी या जेड स्कीम देखी होगी फोटो सिस्टम 2 से, जब P680 से इलेक्ट्रॉन जाता है P680 स्टार से, वहां से जो एक रिडॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर स्टार्ट होता है, तो जो पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो प्लास्टोसाइनिन होता है। ये एक कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है ना, ये मैंने आपको बताया था। और ये किसके लिए यूज होता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए यूज होता है। बच्चे कंफ्यूज हो गए थे हीमोसाइनिन से, तो उनको लगता था हीमोसाइनिन तो बेसिकली ऑक्सीजन ट्रांसफर के लिए यूज होता है, नहीं, ये प्लास्टोसाइनिन है। तो इट इज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोटीन, दैट इज ट्रू। इट इज इंटेंसली कलर्ड इन इट्स ऑक्सीडाइज फॉर्म। इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो Cu2+ है, D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ऑब्वियसली ये एक इंटेंसली कलर्ड होगा, क्योंकि बेसिकली वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो डी ट्रांजिशन की वजह से इनमें कलर दिखाई देगा। और जनरली ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, इनमें लेपोर्ट सिलेक्शन रूल एप्लीकेबल नहीं होता। तो मोस्टली जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं दे आर ब्राइटली कलर्ड इन नेचर। तो दूसरा भी सही है। इट्स सेंट्रल मेटल आयन इज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ट्रू। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्लास्टोसाइनिन एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो कॉपर होता है, एक सल्फर होता है जो सिस्टीन अमीनो एसिड से आता है, एक सल्फर होता है जो मेथिओनिन अमीनो एसिड का होता है, दो नाइट्रोजन होते हैं हिस्टिडीन यूनिट के। तो आप देख सकते हो सबके नेचर अलग अलग है, सिस्टीन अलग अमीनो एसिड है, मिथ्योनिन अलग है, हिस्टिडीन अलग है। तो डेफिनेटली इनकी जो ज्योमेट्री है वो एक परफेक्टली ऑक्टाहेड्रल रहेगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाएगी इसकी। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इट कंटेन्स सल्फाइड एंड ब्रिज्ड मेटल क्लस्टर, नो, ये नहीं है। क्यों, ये एक मोनो न्यूक्लियर प्रोटीन, मोनो न्यूक्लियर मतलब केवल एक ही कॉपर के एटम होते हैं, तो ब्रिजिंग का सवाल यहाँ पर नहीं उठता है। तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 A, B एंड C तीनों यहाँ पर क्या है हमारे, करेक्ट है। समझ में आ रहा है, ये आप खुद ही देख रहे हो, ये थ्योरी बेस्ड सवाल है बेटा।
मतलब अगर आपको जानकारी है प्लास्टोसेरेन के बारे में, आपने पढ़ा है इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में, तो आप कर सकते हो। नहीं तो फिर वही इंकी पिंकी पंकी करने का कोई मतलब नहीं है ना, कि बस जय माता दी अप्रोच अगर हम लगा दें यहाँ पे, वो नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। इस चीज को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। हमको लगता है कि यार ट्राई कर लेते हैं क्या होता है, हो सकता है सही हो जाए तो एक नंबर मिल जाए, ये हो सकता है वाला नहीं। मैं हमेशा कह रहा हूँ अगर आप दो ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो फिर बेटर आप उसको छोड़ दो, बहुत आगे मौके मिलेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, आपका स्कोर ड्रेस्टिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा अगर आपने सिर्फ ये चीजें कंट्रोल कर ली जो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए बेटा, थ्योरी बेस्ड है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। 57 कोबाल्ट इज यूज्ड एज द सोर्स, बिल्कुल करेक्ट बात है बेटा। 57 कोबाल्ट को हम एज अ सोर्स यूज करते हैं मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, जो कि एक के इलेक्ट्रॉन कैप्चर की मदद से, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है, एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe56 के न्यूक्लियस में, जो कि क्या करेगा, गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर यहाँ से हमें मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस मिलेंगे आगे चल के। तो कोबाल्ट 57 इज बेसिकली यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ गामा रेडिएशन फॉर मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। The Mossberg spectra are obtained using gamma rays with the resonance energy of 14.4 किलोवोल्ट। ये अगेन थ्योरी बेस्ड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जनरली अगर आपने मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा होगा तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा। कि हम तो खैर बताते ही हैं जब भी है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनली बेस पूछ लिया, डेटा बेस पूछ लिया, ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो हर टेक्स्ट बुक में दी होती है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। K2FeCN का होल 5 NO shows a large क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग। जब मॉलिक्यूल का या सेंट्रल मेटल का एनवायरनमेंट एसिमेट्रिक होता है, मतलब सिमेट्रिकली अरेंजमेंट नहीं होता, तो एसिमेट्रिक एनवायरनमेंट में जो स्प्लिटिंग होती है स्पेक्ट्रा की, वो क्या होती है, लार्ज स्प्लिटिंग होती है। दैट लार्ज स्प्लिटिंग इज कॉल्ड एज क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग। तो ये तब होगा लार्ज क्वाड्रोपोलर स्प्लिटिंग जब मॉलिक्यूल का एनवायरनमेंट कैसा होगा, ए सिमेट्रिक। और यहाँ हम देख सकते हो 5 साइनाइड और एक एनो, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूल का नेचर, मॉलिक्यूल का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, एसिमेट्रिक है। अगर पूरे के पूरे 6 साइनाइड लेके एंड होते तो उस केस में फिर जीरो फील्ड स्प्लिटिंग नहीं होती, उस केस में क्रैमर डिजेनरेसी का रूल आ जाता, और फिर हमें एक वीक क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग देखने को मिलती है, बहुत स्मॉल स्प्लिटिंग होती है, ना नेग्लिजिबल के बराबर। बट बिकॉज इट हैज एसिमेट्रिक एनवायरमेंट्स देन इट विल शो अ लार्ज क्वाड्रुपोलर स्प्लिटिंग। तो पहला, दूसरा और तीसरा भी सही है, चौथा सही नहीं है। आप सोचो चारों के चारों सही हो जाए, ये भी एक बहुत रेयर है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको 3 का पता है तो चौथे का थोड़ा सा श्योरिटी के साथ कर सकते हो कि ये सही नहीं होगा। आइसोमर शिफ्ट ऑफ FeSO4 7H2O स्मॉलर देन दैट ऑफ FeCN6। तो देखिए बेटा, ये जो है ये आपका Fe2+ है। Fe2+ इज D6 और वीक फील्ड लिगेंड, तो T2G4 Eg2 कॉन्फ़िगरेशन है। और यहां देखोगे तो ये Fe क्या है बेटा, 3+ में। 3+ में मतलब ये आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, D5, तो T2G5 Eg0 है ना। अब आइसोमर शिफ्ट कैसे देखते हो, तो आइसोमर शिफ्ट का बेसिकली एक फॉर्मूला है। आइसोमर शिफ्ट जो है, आइसोमर शिफ्ट इज प्रोपोर्शनल टू बेसिकली S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इज प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर फैक्टर। अब मैं ले नहीं रहा, एक न्यूक्लियर फैक्टर होता है उस पर डिपेंड करती है, और S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर आप आयरन का मोसबेयर स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हो तो ये न्यूक्लियर फैक्टर हमेशा नेगेटिव होता है। तो बेसिकली आइसोमर शिफ्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूक्लियर फैक्टर Rg मल्टीप्लाई बाई S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये टर्म तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। अब अगर आइसोमर शिफ्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे। अगर S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, कम मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आइसोमर शिफ्ट पॉजिटिव आएगा। और अगर S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा मतलब पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव देन इट विल बी नेगेटिव। तो कहा यह जा सकता है कि आइसोमर शिफ्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, आइसोमर शिफ्ट ज्यादा होगा, क्योंकि इसका न्यूक्लियर पार्ट नेगेटिव होता है। वहीं इसकी जगह अगर आप आयरन की जगह, तो ये हर न्यूक्लियाई के लिए न्यूक्लियर फैक्टर अलग अलग होता है। आयरन के लिए नेगेटिव है, किसी दूसरे न्यूक्लियाई के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। चलो, तो अब बस आपको ये देखना है S इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
तो यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, और यहाँ पे डी में कितने इलेक्ट्रॉन है 5। ऑब्वियसली जहाँ डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो आपको ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइडिया होना चाहिए। डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करते हैं, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी कम। भाई डी ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो वो क्या करेंगे, शील्ड करेंगे ना एस इलेक्ट्रॉन्स को। तो द मोर द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन लेसर विल बी द एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। बोलो समझ में आया चीज़। तो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो आइसोमर शिफ्ट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर D6 में डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है डेट मीन्स इसकी जो एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम है। एस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है मतलब इसकी आइसोमर शिफ्ट ज़्यादा है। तो स्मॉलर नहीं होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन तो वैसे भी आपका क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ठीक है चलिए, तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पढ़ा हुआ होना चाहिए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको जो बता चुकूँ, ये तो आप सिंपली आप लॉजिक से निकाल सकते हो। तो पढ़ा हुआ तो बेटा आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो, नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये एक्सपेक्टेड रहता है आप लोगों से कि आपको इतना पता हो। मेरा पूरा फोकस इसी पे कि मैं आपको अप्रोच सिखाऊं कि जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है। अब इंटेलिजेंट गेसिंग इसमें ये कर सकते थे, पहला दूसरा और तीसरा तो जनरली हम कर लेते हैं, वैसे तो चौथा भी बनना चाहिए, बट अब चारों ऑप्शन सही हो जाए इसके चांसेस रेयर है। लेकिन ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं जो आपके पढ़े हुए होंगे, तो आप इसको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करके जाइए। ठीक है। और MSQ मैं हमेशा बच्चों को एक हिदायत देता हूँ, टिप देता हूँ बेसिकली क्या कि MSQ क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में करो। सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करो, इस टाइप के, जैसे करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द, ये तो खैर मल्टीपल सिलेक्ट है, बट इसमें क्या करना है, इसमें मल्टीपल सिलेक्ट है जरूर लेकिन सिर्फ थ्योरी बेस्ड है। तो आपको पता है अगर प्लस टू साइनिंग के बारे में तो ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट में हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को पहले कर लो। ये वाला इसमें सिर्फ क्या है पता होना चाहिए कि अच्छा AB की वैल्यू अगर 3 हर्ट्ज दी हुई है तो इसका मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, सिस होगी। ये वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, तो ये अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी तो ये क्वेश्चन भले MSQ के आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जहां कैलकुलेशन भी है और थ्योरी बेस्ड भी है तो इसको आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। तो बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना कि MSQ हमेशा लास्ट में करना है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई MSQ को लास्ट में करो, अरे क्यों लास्ट में करो, अगर कोई क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है तो देखो, पता है तो टिक करो, नहीं तो छोड़ जाओ। समझ में आई चीज। अब नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26, द इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल्स ऑब्जर्व्ड इन वैकस प्रोसेस। अब आपको ये पता होना चाहिए बेटा, वैकस प्रोसेस में जो मेन मेटल होता है वो पैलेडियम होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये कन्वर्ट होता है पैलेडियम 0 में, और वापस इसको रीऑक्सीडाइज करने के लिए एक को कैटलिस्ट यूज करते हैं कॉपर। तो बेसिकली इसको क्या करना है, ऑक्सीडाइज। भाई +2 से 0 में गया मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस। अब मुझे इसे वापस क्या करना है, ऑक्सीडाइज। तो जो मेटल या जो कैटलिस्ट इसको ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो कॉपर +2, भाई आप खुद सोचो, कॉपर +1 हो सकता है, कॉपर +2 हो सकता है, क्या +1 वाला रिड्यूस हो सकता है, नहीं, +2 वाला +1 में रिड्यूस हो सकता है। तो डेफिनेटली कॉपर +2 और कॉपर +1, तो एक तो ये हो जाएगा और पैलेडियम 2 से ये हो जाएगा। 4 वाला नहीं होता, और कॉपर 2 से कॉपर 0, तो कॉपर की क्या आपने कोई 0 ऑक्सीडेशन स्टेट सुनी है, तो ये तो वैसे भी नहीं होता। तो अब देखिए ये आप चाहो तो मैं इसकी कैटालिटिक साइकिल आपको बना के बता सकता हूँ, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वैकस प्रोसेस बहुत कॉमन है। अगर आप ऑर्गेनोमेटलिक पढ़ के गए होगे तो ये डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा कि इसमें पैलेडियम +2 से 0 में जाता है और इसको रीएक्टिवेट करने के लिए, रीऑक्सीडाइज करने के लिए को कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉपर होता है। कॉपर +2 से +1 में जाता है। अब ये कंफ्यूजन हो सकता है कि +1 से +2 में जाता है कि +2 से +1 में जाता है। तो आप सोचो आपको पैलेडियम को क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है, तो जो कैटलिस्ट इसको ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद क्या होगा, रिड्यूस। तो +1 वाला तो 0 में रिड्यूस हो नहीं सकता, केवल कौन सा हो सकता है, +2 वाला, इसलिए +2 से +1 वाला पेयर होगा। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन आपके यहाँ दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 फॉर द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन दिया हुआ है फाई = x है ना, इंटू a - x वेयर a इज कॉन्स्टेंट। इनमें से पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपका MSQ है। तो देखिए इसको थोड़ा सा डिस्कस करना बनता है, थोड़ा सा इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसका जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स की गेट ने रिलीज की है वो है A और B, मतलब इन्होंने बोला A ऑप्शन और B ऑप्शन सही है, पर मेरे हिसाब से इसमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है वो आइए हम डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, तो पहले ये बोल रहा है कि इट रिप्रेजेंट्स अ स्टेशनरी स्टेट। देखिए स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या होता है, अगर कोई ट्रायल फंक्शन फाई या एनी फंक्शन फाई अगर आपका एक स्टेशनरी स्टेट है, दैट फंक्शन मस्ट बी द हैमिल्टोनियन ऑफ दैट आइगन फंक्शन।
अगर कोई फंक्शन आपका एक स्टेशनरी स्टेट है तो उसके लिए एसेंशियल कंडीशन ये होती है कि डेट मस्ट बी द आइगन फंक्शन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। मतलब जो आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा वो फंक्शन उसका आइगन फंक्शन होना चाहिए। इफ दैट इज द केस तब हम उस स्टेट को क्या कहेंगे, दैट इज रेफर्ड टू एज स्टेशनरी स्टेट। ये डेफिनेशन है स्टेशनरी स्टेट की। ठीक है, तो हमें अगर ये पता करना है कि हमारा ये फंक्शन फाई एक स्टेशनरी स्टेट रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता है, तो इसको हम किससे ऑपरेट करेंगे, हैमिल्टोनियन से। तो दैट फाई शुड बी द आइगन फंक्शन ऑफ द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और क्या प्रॉपर्टी होती है आइगन फंक्शन की, तो देखिए एनी ऑपरेटर ए इफ मल्टीप्लाई बाय a function f and this f is an eigen function, we will get the same function f back। हमें सेम फंक्शन वापस मिलना चाहिए और साथ ही उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलनी चाहिए जिसको हम उसकी आइगन वैल्यू कहते हैं। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो इसको हम क्या कहेंगे, आइगन फंक्शन। और ऐसा फंक्शन हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक स्टेशनरी स्टेट। तो आइए पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, चेक कर लेते हैं। देखिए मैं यही कर लेता हूँ, एक सेपरेट शीट लेने से अच्छा है मैं आपको यही सॉल्व करके बताता हूँ। देखिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होता है, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डो स्क्वायर अपॉन डो एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको पता है माइनस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m ये तो कांस्टेंट है। तो जो आपका फंक्शन है फाई, अगर ये एक स्टेशनरी स्टेट रिप्रेजेंट करता है तो डेट व्हेन ऑपरेटेड बाय द हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ये आइगन फंक्शन होना चाहिए। मतलब हमें क्या मिलना चाहिए, हमें सेम फंक्शन फाई वापस मिलना चाहिए, साथ ही उसकी क्या मिलनी चाहिए, आइगन वैल्यू जो क्या रिप्रेजेंट करेगी, उसकी एनर्जी स्टेट रिप्रेजेंट करेगी एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेशनरी स्टेट। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, अगर आप देखोगे तो ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m ये तो क्या है, ये एक कॉन्स्टेंट है। तो हमें इस फंक्शन फाई को बेसिकली क्या करना है, 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए फाई क्या है आपका, एक्स इंटू ए माइनस एक्स, खोलेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम पहले एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, पहले एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, ए माइनस 2x। ये तो हम सिंपल डिफ्रेंशिएशन से समझते हैं। दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा उसी को, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, क्या बच जाएगा -2। और बाहर क्या कांस्टेंट बैठा हुआ था, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m। तो जब हम इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल एच क्रॉस स्क्वायर बाई एम। तो ये हमें क्या मिली, उसकी आइगन वैल्यू मिली। लेकिन क्या हमें हमारा ओरिजिनल फंक्शन वापस मिला, तो आपने ये देखा कि जब हमने एच फाई करा तो हमें आंसर क्या मिला, एच स्क्वायर बाई 2m। आइगन वैल्यू तो मिली बट वी डू नॉट गेट द फंक्शन बैक, हमें सेम फंक्शन नहीं मिला। वो फंक्शन तो बेसिकली क्या हो गया, एक कांस्टेंट में तब्दील हो गया। तो इसका मतलब दिस function is not an eigen function of the Hamiltonian operator, therefore ये आपकी स्टेशनरी स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करेगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका जो रेस्पॉन्स शीट है गेट की उसमें इन्होंने इसका आंसर क्या दिया हुआ है, सही दिया हुआ है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन को हमने करेक्ट बोला, तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, जो मैंने लॉजिक दिया वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरा इट इज एन ऑड फंक्शन। तो देखो बेटा ऑड फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऑड फंक्शन होता है इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स। क्या मतलब होता है, अगर एक्स की पोजीशन चेंज कर दूं, एक्स को कर दूं माइनस एक्स, तो वेव फंक्शन की भी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। पोजीशन चेंज हो जाएगी इन द सेंस मतलब उसका साइन भी क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। मतलब पहले एफ पॉजिटिव था तो जैसे ही मैंने माइनस एक्स करा तो माइनस एक्स पे ये फंक्शन भी क्या हो जाना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। मतलब उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलना चाहिए, केवल साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, तो आइए चेक कर लेते हैं। तो अगर मेरा फंक्शन फाई है दैट इज इक्वल टू एक्स ऑफ ए माइनस एक्स, अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह क्या रख देता हूँ, माइनस एक्स, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स। तो देखिए एक्स की जगह माइनस एक्स रख दूंगा तो क्या होगा, ए माइनस माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, डेट इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस एक्स, ये आ रहा है। तो क्या ये एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स है, मतलब क्या ये फंक्शन एग्जैक्टली वही है जो हमने पहले लिया था, नहीं। क्यों, अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स करते हो, मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स करते हो, मैं इसको अलग कलर से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, तो बेसिकली डेट मीन्स इट शुड बी इक्वल टू टेक्निकली माइनस ऑफ एक्स, एक सेकेंड,
इस पूरे को अलग करता हूँ। यहाँ देखिए, अगर ये ऑड फंक्शन होता तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता, तो हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था ये, तो डेट इज टेक्निकल इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स इंटू ए माइनस एक्स होना चाहिए था, ठीक है। एंड डेट इज इक्वल टू कितना, अगर हम इसको खोलेंगे तो क्या होगा, माइनस ए एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस ए एक्स प्लस एक्स, और जबकि ये आ रहा है माइनस ए एक्स माइनस एक्स। इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। मतलब जब हमने एक्स की पोजीशन चेंज करी तो जो हमारा आंसर आया, ये वाला आंसर जो आया, इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। इसका मतलब ये भी हमारा, ये हमारा क्या नहीं है, एक ऑड फंक्शन तो नहीं है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। तीसरा, इट रिप्रेजेंट्स द वेव फंक्शन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर रिंग ऑफ द रेडियस आर। क्या ये एक ऐसा वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करता है जो कि किसको रिप्रेजेंट करे, पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर रिंग। अब देखिए सर्कुलर रिंग को, इसके लिए मैं अलग से ही मुझे करना पड़ेगा। सर्कुलर रिंग पे देखिए क्या होता है, सर्कुलर रिंग का मतलब ये होता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू पाई। क्यों, क्योंकि जो सरकमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई टाइम्स ऑफ रेडियस। भाई एक पार्टिकल जो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, लेट से एक्स इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं ये मेरा ओरिजिन है, तो जब मैं 2 पाई टाइम्स आर सरकमफ्रेंस फॉलो कर लूंगा तो भी मैं कहाँ आऊँगा, ओरिजिनल वहीं पोजिशन पे। इफ आई कवर द एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन देन ओरिजिनली आई एम एट द सेम पोजिशन एज दैट ऑफ द फंक्शन इटसेल्फ। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। तो अगर ये फंक्शन फॉलो करता है तो इसका मतलब मेरा पार्टिकल क्या है, मेरा जो वेव फंक्शन है वो किसका है, वो एक सर्कुलर रिंग का है। लेकिन मुझे जो फंक्शन दिया हुआ है फाई, वो दिया हुआ है एक्स ऑफ ए ऑफ माइनस एक्स। तो चेक करते हैं, तो मतलब एक्स की वैल्यू 0 पे वही होनी चाहिए जो एक्स की वैल्यू ए पे होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है डी एफ डैश एट एक्स इजिकल टू 0, ये भी बराबर होना चाहिए डी एफ डैश ऑफ एक्स बराबर ए के। कहने का मतलब एक्स इजिकल टू 0 पे और एक्स इजिकल टू ए पे दोनों फंक्शन सेम होने चाहिए और उनका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी सेम होना चाहिए। देन ओनली इट विल फॉलो द कंडीशन ऑफ, क्या लिख दिया मैंने, सेम नहीं, देन ओनली इट विल फॉलो द कंडीशन ऑफ, कौन सी कंडीशन है जो ये फॉलो करेगा, कंटिन्यूअस वेव फंक्शन की। क्या डेफिनेशन होती है कंटिन्यूअस वेव फंक्शन की, कंटिन्यूअस वेव फंक्शन वो होता है जिसका जिसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो फंक्शन मतलब वो फंक्शन तो कंटिन्यूअस होता ही है, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो आप अगर देखोगे इस फाई को x इंटू ए माइनस एक्स है ना, तो आप बताइए x इजिकल टू 0 रख दो तो फाई क्या हो जाएगा 0। आप x इजिकल टू ए रख दो तो भी फाई क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ तो आप देख रहे हो कि एट x इजिकल टू 0 पे, एट x इजिकल टू ए पे दोनों फंक्शन क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो आपको लग रहा होगा इसका मतलब ये हमारा पार्टिकल कौन सा वेव फंक्शन रिप्रेजेंट कर सकता है, सर्कुलर रिंग का, पर नहीं, क्योंकि बेसिकली फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी चेक करना जरूरी है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेता हूँ तो क्या आएगा बेटा बताइए, फिर से वही करता हूँ, ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो ए माइनस 2x। और जब मैं इस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को x इजिकल टू 0 पे पुट करूंगा तो x इजिकल टू 0 पे पुट करते ही आंसर कितना आ रहा है a, ठीक है। अब वही चीज़ हम चेक करते हैं, क्या, वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डेट इज a माइनस 2x एट x इजिकल टू ए पे। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू a रखता हूँ तो क्या हो जाएगा a माइनस 2a, तो डेट इज कितना आ रहा है माइनस है। तो सी दिस इज ए, दिस इज माइनस ए। मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव x इजिकल टू 0 पे और x इजिकल टू ए पे सेम नहीं है, मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। देयरफॉर ये जो ऑप्शन था ना आपका थर्ड ऑप्शन, इट डज नॉट रिप्रेजेंट इट डज नॉट रिप्रेजेंट्स द किसको रिप्रेजेंट नहीं करता, सर्कुलर पाथ वाले को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये जनरली किसको रिप्रेजेंट करता है, खैर आपको पता होगा, ये रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल इन 1D बॉक्स, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया।
चौथा, इट इज एन आइगन फंक्शन ऑफ द मोमेंटम ऑपरेटर। सेम वे आप चेक करोगे, अभी अभी हमने चेक किया आइगन फंक्शन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स। अगर आइगन फंक्शन होगा तो इसका जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, मतलब इसको जब हम ऑपरेट कराएंगे हमारे इस फंक्शन से, तो हमें उसकी आइगन वैल्यू मिलनी चाहिए और सेम फंक्शन वापस मिलना चाहिए। और ये तो कॉमन सेंस की बात होती है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फंक्शन या डिफरेंशिएशन ऑपरेटर की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि वो एक ऑड फंक्शन को इवन में चेंज कर देता है और इवन को ऑड में चेंज कर देता है। तो ऑब्वियसली इवन को ऑड में कर देगा, ऑड को इवन में कर देगा, तो वॉट एवर बी द सिमेट्री ऑफ दिस फंक्शन इज, ये फर्स्ट सिमेट्री उसकी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये उसका मोमेंटम ऑपरेटर का तो आइगन फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें से चारों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है टेक्निकली, बट गेट वालों ने ए और बी दिया, तो मेरे हिसाब से तो मैंने आपको इसका एग्जैक्टली रीजन बता दिया जो एक्चुअली होता है। तो मेरे हिसाब से तो नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, बाकी देखते हैं फाइनल रिवाइज की अगर चेंज होती है तो। नेक्स्ट बोला बेटा, देखिए क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्फेरिकल हार्मोनिक्स वाई एल एम। तो बेसिकली जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स होते हैं, ये जो एंगुलर पार्ट होता है ना वेव फंक्शन का, है ना, उससे हमें पता चलता है। तो हमारा जो वेव फंक्शन है साई, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, आर पार्ट एंड फाई पार्ट, है ना। अब आर और एक काम करते हैं, फाई ना लिखते हुए मैं इसको थोड़ा और बेटर टर्म्स में लिखता हूँ, वाई, वेयर एज आर इज द रेडियल पार्ट एंड वाई, एल और एम इसको ऐसे लिखते हैं, दिस इज द एंगुलर पार्ट। ठीक है, and the solution of the radial equation of the Schrodinger equation is called as Laguerre polynomial. इसको हम क्या कहते हैं, Laguerre polynomial. And the solution of the angular part wave function of the hydrogen atom, that is called as spherical harmonics. उनको हम क्या कहते हैं, spherical harmonic कहते हैं। ठीक है, अब इनमें से पूछा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट, पहला, ऑल स्फेरिकल हार्मोनिक्स आर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, गलत। सारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये हर बैच में मैं हर बच्चों को बोलता हूँ कि आपको फर्स्ट फ्यू स्फेरिकल हार्मोनिक्स की वैल्यू याद होनी चाहिए, मतलब ग्राउंड स्टेट की और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की। अगर मैं y00 ले लूँ, y00 मतलब l की वैल्यू भी 0 ले लूँ और m की वैल्यू भी 0 ले लूँ, तो ये क्या आता है, 1/4 पाई का अंडर, एंड दिस इज अ रियल फंक्शन, दिस डज नॉट कंटेन एनी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। वेयर एज y1 और 0 ले लूँ, y10 मतलब l की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये आता है आपका 3/4 पाई का अंडर रूट, 3/4 पाई का अंडर रूट कॉस थीटा। ठीक है, मतलब यहां पर भी केवल आपका कोई सारे रियल सॉल्यूशंस हैं, कोई भी इसमें आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन नहीं है। तो इसका मतलब सारे स्फेरिकल हार्मोनिक्स आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शन तो नहीं होते। ठीक है, ये 1/1 वाले में और 1 - 1 वाले में एप्लीकेबल होगा। दूसरा, दे आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर एंड दे आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल जेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, डेट इज द कम्यूटेटर रिलेशनशिप, जो ये कहती है इफ एनी ऑपरेटर आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल से, मतलब देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, दे आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर, दे आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल जेड। मतलब ये जो फंक्शन है हमारा वाई, एल और एम, ये कॉमन आइगन फंक्शन है एल स्क्वायर का और एल जेड का। तो अगर कोई फंक्शन एक साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन होता है दो ऑपरेटर का, इसका मतलब हम साइमल्टेनियसली एल स्क्वायर की वैल्यू को और एल जेड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि जब हम इन दोनों को कम्यूट करेंगे तो इन दोनों का जो कम्यूटेटर है एल स्क्वायर का और एल जेड का, ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 आता है, इसका मतलब आपने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो पढ़ा होगा ना, या जब आपने कम्यूटेटर रिलेशनशिप पढ़ा होगा तो आपने बहुत फेमस x, p का कम्यूटेटर निकाला होगा, तो ये -IH क्रॉस कुछ आता है, बोलिए। ठीक है, इसका मतलब क्या ये ऑपरेटर्स आपस में कम्यूट हो रहे हैं, नहीं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर कोई ऑपरेटर कम्यूट नहीं होते, डेट मीन्स वी विल नॉट बी एबल टू साइमल्टेनियसली मेजर बोथ द वैल्यूज प्रिसाइसली। हम पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक ही समय पे प्रिसाइसली मेजर नहीं कर सकते, एक को मेजर करने जाएंगे दूसरे में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये क्वांटम मैकेनिकल तरीका है बताने का थ्रू द वे ऑफ कम्यूटेटर। तो अगर मैं ये कह रहा हूं दे आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर एंड दे आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल जेड, मतलब दिस वाई, एल और एम, दिस स्फेरिकल हार्मोनिक्स आर द कॉमन आइगन फंक्शन ऑफ बोथ एल स्क्वायर एंड एल जेड। क्यों, जब मैं इसको करूंगा, मैं इसको हटा देता हूं पूरे को, जगह है ना, मैं अलग से बार बार नहीं ले रहा, मैं इसी को हटा देता हूं। जब मैं
एल स्क्वायर ऑपरेटर वाई एल और एम में ऑपरेट करूंगा तो मुझे इसकी आइगन वैल्यू मिलेगी एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस एंड वाई एल और एम, ये आपको पता होना चाहिए। और एल जेड क्या आएगा, एम एच क्रॉस वाई एल और एम। तो एल स्क्वायर आता है एल इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस का स्क्वायर, सॉरी एच स्क्वायर आएगा यहाँ पे वाई एल एम, और एल जेड क्या आएगा एम एच स्क्वायर। तो आप देख सकते हो एल स्क्वायर और एल जेड दोनों ही आइगन फंक्शन है मेरे स्फेरिकल हार्मोनिक्स के, और आपको पता होना चाहिए एल स्क्वायर और एल जेड को जो एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम एंड द एंगुलर मोमेंटम अलोंग द जेड कंपोनेंट, इनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। तो पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला सही होगा, दे आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर एंड दे आर द आइगन फंक्शन ऑफ एल जेड। तीसरा, द स्फेरिकल हार्मोनिक्स y11 एंड y1 माइनस वन आर डीजेनरेट। देखिए डीजेनरेसी क्या होती है, डीजेनरेसी रिफर्स टू द डेट एनर्जी स्टेट्स डेट फंक्शंस विच आर हैविंग सेम एनर्जी, मतलब ऐसे स्टेट्स जिसकी एनर्जी सेम हो, ऐसे फंक्शन जिनकी एनर्जी सेम आए, ऐसी स्टेट्स को हम कहते हैं डीजेनरेट एनर्जी स्टेट। तो y11 में और y1 माइनस वन में अंतर क्या है, दोनों में एल की वैल्यू तो सेम है, एक में एल की वैल्यू 1 है और एक में एल की वैल्यू माइनस वन है। और आपने अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो जो एनर्जी ऑफ द पार्टिकल है या एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो एन और एल की वैल्यू से निकलता है। एन और एल इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। एम तो बस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलिए ठीक है, एन और एल की वैल्यू से हमें एनर्जी पता चलती है। अब अगर दोनों की एल की वैल्यू सेम है तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, और दोनों की एनर्जी सेम है तो ये क्या होंगे आपस में, डीजनरेट। तो ये तीसरा ऑप्शन भी, चौथा ऑप्शन भी क्या हमारा सही। तो आंसर क्या हो गया आपका, बी सी और डी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थोड़े से मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, मतलब ये चीज पड़ी हुई है, जनरल है, लेकिन आपको ये इंफॉर्मेशन या इतनी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखिए, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गॉच इंटरेक्शन प्रेजेंट इन वन इन डायएक्सियल एंड डाइकोटोरियल चेयर कन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रांस 1 टू डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ट्रांस बोल रहा है, ठीक है, तो ट्रांस 1 टू डाइमिथाइल मतलब क्या हुआ कि अगर मैं एक पे वेज लेता हूं, एक को क्या लेना पड़ेगा, डैश। गॉच इंटरेक्शंस क्या होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, जो गॉच पोजीशन से होते हैं। गॉच पोजीशन क्या होती है, ऐसी पोजीशन जिसमें डायहेड्रल एंगल कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो जब हम इसका चेयर कन्फर्मेशन बनाएंगे, ठीक है, जिसमें अब एक वेज पर और एक डैश पर। वेज का मतलब क्या होता है, एक मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल नीचे। तो ये दोनों कौन से कन्फर्मेशन में बेटा, आपके डाई एक्सियल। अब इसमें कितने गॉच इंटरेक्शन है, तो आप ये देखोगे कि ये जो है, ये मिथाइल और ये हाइड्रोजन, ये दोनों बिल्कुल आमने सामने हैं, और इन दोनों का, इस कार्बन पे हाइड्रोजन का और इस कार्बन पे मिथाइल का, इन दोनों का जब डायहेड्रल एंगल देखोगे, जब आप इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाओगे ना साइक्लोहेक्सेन का, तो आपको इन दोनों के बीच का डायहेड्रल एंगल कितना बनता हुआ दिखेगा, 60 डिग्री। इसीलिए इसको 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन को भी हम गॉच इंटरेक्शन कहते हैं। तो कितने हैं, दो, सेम नीचे वाले मिथाइल के साथ ये वाला और ये वाला। तो इसमें टोटल गॉच इंटरेक्शंस कितने हो गए, 4। और जब इसका फ्लिप स्ट्रक्चर देखोगे, तो जब आप इसका फ्लिप स्ट्रक्चर देखोगे तो दोनों एक्सियल से दोनों इक्वेटोरियल में हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब इसमें कोई डायक्सियल इंटरेक्शन तो है नहीं, लेकिन ये जो दो पोजीशन है, दो एडजेसेंट कार्बन पे है ना, एक मिथाइल ऊपर और एक मिथाइल नीचे, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा ये भी आपका गॉच इंटरेक्शन ही तो है। इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन अगर आप देखोगे ना, डायहेड्रल एंगल, ये भी आपको 60 डिग्री बनता हुआ दिखेगा। ये बेटर विजुअलाइज अब तक कर पाओगे जब आप इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में देखो, ठीक है। पर जब भी इक्वेटोरियल होता है दो ग्रुप्स, खासकर मिथाइल ग्रुप्स, दे आर रेफर टू एज गॉच पोजिशन। और 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन ये तो होता ही है आपकी गॉच पोजिशन। इसको हम ब्यूटेन गॉच इंटरेक्शन भी कह देते हैं कभी कभी, एन ब्यूटेन टाइप गॉच इंटरेक्शन, ठीक है। चलिए, तो कितने हो गए इसमें, इसमें तो एक ही होगा। तो क्या पूछा है, डिफरेंस पूछ रहा है डायक्सियल और डाइकोटोरियल में। तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 3। तो इसमें ट्रिक क्या था, इसमें आपका लॉजिक क्या था, इसमें लॉजिक बस इतना था,
इसमें लॉजिक क्या था, इसमें लॉजिक बस इतना था कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1,3 डायक्सियल इंटरेक्शन को भी गॉच इंटरेक्शंस कहते हैं, और जो 60 डिग्री पे जो मिथाइल इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर दो ग्रुप लगे होते हैं, दैट पोजीशन इज आल्सो कॉल्ड एज गॉच पोजीशन। ठीक है, तो इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड कितना आ जाएगा, 3। क्वेश्चन नंबर 30, द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन प्रेजेंट इन द पॉइंट ग्रुप ऑफ। अब ये आपका सिंपल जो है नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे, PdCl6 2 माइनस, तो व्हाट इज द पॉइंट ग्रुप, ऑक्टाहेड्रल। और आपको पता होना चाहिए ऑक्टाहेड्रल में टोटल सिमेट्री ऑपरेशंस 48 होते हैं, एंड द टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। तो ऑक्टाहेड्रल के टोटल सिमेट्री ऑपरेशन 48 होते हैं, टेट्राहेड्रल के 24 होते हैं। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक और जो फेमस पॉइंट ग्रुप है उनके ऑर्डर आपको पता होने चाहिए। और PdBr2Cl2 2 माइनस, इसका पॉइंट ग्रुप क्या है, इसका पॉइंट ग्रुप D4H है, जस्ट लाइक PtCl4, स्क्वायर प्लेनर ही तो है, ये चारों एक स्क्वायर प्लेन में ही तो होंगे चारों लिगेंड्स, तो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, D4H। अब क्योंकि इन्होंने क्या पूछा है, ट्रांस दिया हुआ, अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसका D4H कैसे है। तो देखिए, ये तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है क्योंकि 6 लिगेंड आइडेंटिकल है, लेकिन जब आपने क्या किया, 2 लिगेंड को रिप्लेस कर दिया Br से, तो ये जो 2 Br है ना, ये आपके, क्योंकि ट्रांस बनाना है ना आपको, तो आप बताइए ट्रांस कैसे बनाओगे। तो इन 2 Br को आप कहाँ रखोगे, देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर बना के आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 2 Br को मैंने यहाँ रख दिया, और 4 Cl है, तो 4 Cl को कहाँ रख दिया, स्क्वायर प्लेन में, सॉरी ये Cl4 है, गलती से हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि ये जो 4 क्लोरीन है ये तो स्क्वायर प्लेन में ही है ना, जस्ट लाइक PtCl4, और इसमें ये जो है, जो इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जाएगी होते हुए, ये मेरी एक C4 एक्सिस है, 4 C2 एक्सिस दिख गई होंगे आपको, तो इसका मतलब इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा वो क्या होगा आपका, D4H होगा। और D4H का जो H होता है ऑर्डर नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, तो ये मैंने आपको लिखवाया भी था, अगर जो बच्चे मेरे से पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि फॉर DNH पॉइंट ग्रुप तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशन इज 4 है, N इज द ऑर्डर। तो अगर यहाँ पे D4H है तो N की वैल्यू कितनी रखेंगे, 4, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो D4H पॉइंट ग्रुप में ऑर्डर कितना आता है बेटा, 16 आता है, ये आप लिख भी सकते हो। तो अगेन उन्होंने क्या पूछा है, x माइनस वाई की वैल्यू पूछी है। तो x हमारा क्या है, PdCl6, तो x की वैल्यू कितनी है, 48, और y की वैल्यू कितनी है, 16, है ना, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में टोटल नंबर H जो होता है ऑर्डर ऑफ द ग्रुप वो 48 होता है, और D4H में टोटल 4 एंटिटी 16 होता है। तो x माइनस वाई करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 48 माइनस 16 इज 32। बोलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अ 0.005 मोलर कंपाउंड एक्स ट्रांसमिट, ये आपका लैम्बर्ट बियर लॉ पे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लैम्बर्ट बियर लॉ, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहता है कि एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। पाथ लेंथ तो दोनों की बेटा क्या दी हुई है, सेम ही दी हुई है। अब एब्जॉर्बेंस निकालना है मुझे, तो एब्जॉर्बेंस कैसे निकालूंगा मैं, एब्जॉर्बेंस कैसे निकालूंगा, तो फॉर्मूला है एब्जॉर्बेंस का, दैट इज log ऑफ I नॉट अपॉन I। I नॉट इज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन और I इज द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड रेडिएशन। अब क्योंकि ये बोल रहा है कि इसने कितने परसेंट लाइट ट्रांसमिट कर दी, 80%, तो मान लेते हैं ओरिजिनल कितनी थी, 100, ट्रांसमिटेड कितनी हो गई, 80, तो एब्जॉर्बेंस कितना हो जाएगा, log 100 अपॉन 80। तो पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होगा। मैं क्या डायरेक्टली आपको वैल्यू कैलकुलेट करके बता दूं, मैंने आपको, है ना, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे दिसंबर 2025 के सोल्यूशंस, वहाँ पर भी मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको जो ऑनलाइन वर्चुअल कैलकुलेटर होता है उससे कैलकुलेट करना सिखाया है आपको। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ अवॉइड कर रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग कि आपको वर्चुअल कैलकुलेटर चलाना आता है। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर इसकी क्या लिख के बता रहा हूँ, वैल्यू कितनी होगी, तो ये आ रही है बेटा 0.0969। तो हमें 2 अलग अलग कंसंट्रेशन दिए, एक का एब्जॉर्बेंस हमें पता चल चुका है, दूसरे का पता करना है जब उसका कंसंट्रेशन कितना हो, 0.01। तो फॉर्मूला A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो पहले वाले का एब्जॉर्बेंस हमें पता चल ही चुका है 0.0969, दूसरे वाले का पता करना है। पहले वाले का कंसंट्रेशन कितना है 0.005,
अपॉन 0.01। तो A2 क्या हो जाएगा बेटा 0.0969 इंटू 0.01 अपॉन 0.005। ठीक है। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो जो दिसंबर 2025 का था, तो हमने वर्चुअल कैलकुलेटर से निकालना सीखा था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम फिर से है ना इसके लिए आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं कि क्या होगा, है ना। हम एग्जैक्टली जो गेट का कैलकुलेटर मिलता है उसी पर सॉल्व करेंगे ताकि आपको थोड़ा और आसान हो जाए। चलिए एक्सप्रेशन देख लेना 0.0969 इंटू 0.01 अपॉन 0.005। ठीक है, 0.0969 इंटू 0.01, जो भी आंसर आएगा इसको हमें डिवाइड करना है किससे 0.005 से। तो आंसर कितना आ रहा है 0.193 या 0.194। ठीक है, तो A2 जो हो जाएगा आपका हो जाएगा 0.194। तो डेट वुड बी योर आंसर। बोलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ऑफ द गैसियस HF मॉलिक्यूल। अब देखिए बच्चों, यही मैं आपसे बात कर रहा था स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंस की। क्वेश्चन 1 मार्क का है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना ये लेंदी है, तो इसको आपको अभी बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है। हाँ, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, पर एग्जाम हॉल में जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो इस क्वेश्चन को हमेशा लास्ट लिए रखिए। क्यों? जब आपने इसको देखा होगा और अगर इसका फॉर्मूला आपको पता होगा तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि आंसर तो आ जाएगा, फॉर्मूला तो इसमें क्या होता है ना, बच्चे थोड़ा सा, बच्चों में एक वो आ जाता है, थोड़ा सा लालच आ जाता है कि उनको ये लगता है कि यार फॉर्मूला आता है, सब वैल्यूज रखनी है, बस कैलकुलेट ही तो करना है, 1 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। इसमें तो वो डाउट वाला कुछ है नहीं कि यार इसमें ये होगा कि वो होगा, इसमें तो बस वैल्यू रख के आंसर निकालना है। तो बेटा इसको करते करते ही आपको 5 मिनट लग जाएगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये इतना ईजी नहीं है जितना आपको दिख रहा है। क्यों? मतलब फॉर्मूला वाइज ईजी है, बस कैलकुलेटिव ज्यादा है। कैसे? माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम ऑफ द गैसियस HF मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ द लाइन सेपरेटेड बाय 41.11 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा में जो दो लाइंस के बीच की दूरी होती है वो हमेशा होती है 2b। तो ये कितना दिया हुआ है इन्होंने 41.11 सेंटीमीटर इनवर्स। देयरफॉर पहले हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा बी। बी क्या हो जाएगा 41.11 डिवाइड बाई 2, दैट इज 20.55 सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर आपको बी जो कि हमारा रोटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर आपको पता हो, फॉर्मूला पता हो, तो ये होता है H/8 पाई स्क्वायर आई सी। और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और ये होता है म्यू आर स्क्वायर। एंड वेयर आर जो है यहाँ पे आपका, ये है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो दो एटम्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ जिसको आप ये कह रहे हो, है ना, दो एटम से मान लीजिए ये है, एक एटम ये है ना, मैंने इसको साइड बाय साइड बनाया है, मैं इसको मान लेता हूँ ओवरलैप करके बनाता हूँ। तो इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, यही तो आर है। और ये कैसे पता चलेगा? आई इज इक्वल टू म्यू आर स्क्वायर से। तो अब बी की वैल्यू में अगर मैं इतनी सब वैल्यू रख दूँ तो 8 पाई स्क्वायर, है ना, आई की जगह म्यू आर स्क्वायर इंटू सी। तो आपको क्या निकालना है? आर निकालना है। तो आप देखिए आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बताइए? एच अपॉन अब इतना तो कर सकते हो, 8 पाई स्क्वायर इंटू म्यू इंटू सी इंटू बी। ठीक है, तो एच की वैल्यू सब आपको गिवन है, देखिए 6.626 इंटू 10⁻34, 8 पाई स्क्वायर 3.14 का स्क्वायर म्यू। म्यू रेड्यूस मास है, तो बेटा म्यू निकालना पड़ेगा आपको। कैसे निकालते हो? दो एटॉमिक के बीच का m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। आपको नहीं लग रहा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है? आपको लग रहा है 1 मिनट 2 मिनट में हो जाएगा? आपको लग रहा होगा आपको फॉर्मूला सब पता है, पर कैलकुलेशन करने में समय लगेगा। इसलिए बेटर है इस क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू करके अगले उसमें जाइए, पर मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो 1.008 इंटू 18.998 अपॉन 1.008 प्लस 18.998। मैं अभी आप ही के सामने सॉल्व कर रहा हूँ, कितना आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। 18.998 इंटू 1.008, ये हो जाएगा 19.149 डिवाइड बाई 1.008 प्लस 18.998, ये हो जाएगा 20.006। और ये जब आप डिवाइड करोगे 19.149 डिवाइडेड बाई 20.006, ये आएगा आपका 0.957। लेकिन ये आंसर आएगा बेटा आपका किसमें? ए एम यू में।
क्यों? आप लोगों ने जो मास लिया हुआ है वो किस में दिया हुआ है? एमयू में, और 1 एमयू बराबर इतने केजी होता है, तो आपको इसको कन्वर्ट भी करना पड़ेगा किसमें? 1.661 इंटू 10⁻⁻27 में, एंड दैट इज इक्वल टू इंटू 1.661 कितना आ रहा है ये आपका? 1.589, 1.589 इंटू 10⁻⁻27 kg। बोलिए ठीक है, ये आ रहा है आपकी किसकी वैल्यू? म्यू की वैल्यू। तो वो म्यू की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, जो कि कितना आ रहा है? 1.589 इंटू 10⁻⁻27 kg, -27 kg इंटू क्या चाहिए फिर? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि आप बी जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में ले रहे हो, तो वेलोसिटी भी फिर सेंटीमीटर में ही लेनी पड़ेगी, इसलिए ये यूनिट इंपॉर्टेंट है। 20.5, ये पूरा आपको कैलकुलेट करना है बेटा, ठीक है। मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊँ, अगर आप बोलो तो आप ही के सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, तो एक एक करके कर लीजिए। तो बेटा पहले पवास को अलग कर लो, जगह बनाने के लिए मेरे को इसी पेज में क्योंकि शो करना है, तो मैं ये वाला पोर्शन इतना हटा रहा हूँ, ठीक है, इतना पोर्शन, ठीक है, थोड़ी जगह मिल जाएगी। तो ऊपर तो देखिए बेटा क्या है, ऊपर क्या है? 10⁻⁻34, नीचे क्या है? 10⁻⁻27, और 10 -17 हुए, ऊपर गए +17 हुए, कितना हो गया? -17, तो इसको तो अलग ही कर लो। तो r² इज इक्वल टू 10⁻⁻17, तो ये आएगा ही आएगा। अब बस क्या आएगा ऊपर बेटा? 6.626 डिवाइडेड बाई, मैं अब आपके सामने डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उससे कर रहा हूँ। 8 इंटू 3.14 का स्क्वायर इंटू 1.589 इंटू 3 इंटू 20.55, ये आ रहा है 7726.91, 7726.91, है ना। और इसको 6.626 से अगर मैं डिवाइड करूं, 7726 ये आ रहा है आपका 0.000857 इंटू 10⁻⁻17, और इस पूरे का बस मेरे को क्या लेना है? अंडर रूट। तो देखिए 1 2 3 4, चार तो ये वैसे मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे का ही अंडर रूट ले लेता हूँ ना। ये आंसर आ रहा है कितना? तो ये आंसर मेरा लगभग लगभग आ रहा है 0.9289 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। 10⁻⁻10 मीटर बेसिकली क्या होता है? एंगस्ट्रॉम ही तो होता है, तो लगभग लगभग ये 0.93 एंगस्ट्रॉम के आसपास आ रहा है, जो इसकी क्या कहलाएगी बेटा? बॉन्ड लेंथ। आप खुद देखो, कैलकुलेशन तो हो गया हमारा, लेकिन कैलकुलेशन करने में समय कितना लग गया, तो ये लास्ट के लिए रखेंगे हमेशा, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर कभी गलत हो गया, कभी नहीं समय मिल पाया, तो इसको हम छोड़ देंगे, 1 मार्क्स के लिए हम इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है, जो सिंपल थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल होंगे, जितना समय इसको करने में लगा, क्या आपको नहीं लगता कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप कर सकते हो? इवन 2 मार्क्स के भी जो सिंपल फैक्चुअल बेस्ड होंगे, जो हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप सिंपली शुरू के 10 से 15 मिनट, सिर्फ जितना समय आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा, आप टाइम नोट करके रखना कि कितना समय हमें लगा, तो उतने समय में 2 से 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जो सिंपल थ्योरी बेस्ड होंगे, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आ जाते हैं नेक्स्ट। इन 1H NMR स्पेक्ट्रा ऑब्टेन फ्रॉम द स्पेक्ट्रोमीटर, ये जो है क्वेश्चन, ये सिंपल कैलकुलेशंस का है, तो इसको चाहो तो आप सेकेंड फेज के लिए रख सकते हो। पहले तो सिंपली जो देख के टिक करने वाले होते हैं, दूसरा जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं वो सिंपल कैलकुलेशंस होते हैं, उसमें ये आ जाएगा आपका क्या। अब इन्होंने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में दे दी है, और जो सेपरेशन 2 रेजोनेंस लाइन के बीच में पूछा है वो हर्ट्ज में पूछा है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो हमें पहले जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो निकालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला होता है गामा B0/2 का, ठीक है। गामा की वैल्यू जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है वो दी हुई है 2.675 इंटू 10⁸ टेस्ला इनवर्स सेकेंड इनवर्स इंटू बी नॉट की वैल्यू हम रखेंगे 14.1। टेस्ला तो टेस्ला इनवर्स से टेस्ला इनवर्स कट जाएगा, केवल क्या बचेगा? पर सेकेंड। तो आंसर हमारा हर्ट्ज में आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 600 इंटू 10⁶
हर्ट्स, लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली। क्यों? मुझे ये पता है कि 14.1 टेस्ला यूनिट मेगा हर्ट्स में 600 मेगा हर्ट्स इक्विवेलेंट होती है, ये मुझे पता है। आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो ये 600 इंटू 10⁶ हर्ट्स आएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 600 मेगा हर्ट्स के बराबर। तो ये हमारी क्या आ गई? ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी आ गई। अब क्या पूछा इसमें कि इस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, इस फोटोमीटर को, इस स्पेक्ट्रोमीटर को जो कि 600 मेगाहर्ट्ज पर ऑपरेट कर रहा है, इसमें दो रेजोनेंस, दो सिग्नल्स, एक किस पे मिल रहा है हमें? एक मिल रहा है हमें 5.75 ppm पर, और एक मिल रहा है 1.25 ppm पर। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन पर। मिलियन कितना होता है बेटा? मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख, अब बोला, सुना है आपने कभी 10 लाख? तो कितने जीरो होते हैं? 1 लाख में 5 जीरो होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होंगे। तो उसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो आपका किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको? 10⁶ से। तो 600 मेगा हर्ट्स, तो मेगा हर्ट्स में भी 10⁶ होता है, और पार्ट्स पर मिलियन में भी 10⁶ होता है। तो जब मैं दोनों को कंपेयर करूंगा तो 10⁶ से 10⁶ कट जाएगा, तो देयरफॉर 1 ppm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 600 हर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, 1 ppm इन 600 मेगा हर्ट्स इज इक्वल टू कितना? 600 हर्ट्स के बराबर। ठीक है, तो अब अगर आपको एक सिग्नल मिल रहा है 5.75 ppm पर, तो हर्ट्स में कितना हो जाएगा? तो 600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5.75 इंटू 600 दैट इज इक्वल टू 3450 हर्ट्स। और दूसरा कितने पर मिल रहा है? 1.25 पे। तो 600 इंटू 1.25, आई थिंक मेरे को इसका आंसर पता होता है, पर फिर भी मैंने 1.25 इंटू 600 कितना हो गया? 750 हर्ट्स। ठीक है, तो इन दोनों का सेपरेशन पूछा है, तो माइनस कर देंगे 3450 से, 3450 से, तो ये आंसर आपको किस में आ जाएगा? 2700। किस में आ रहा है ये आपका? राउंडेड टू द 1 डेसिमल प्लेसेस, 2700 हर्ट्स में आ रहा है। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। तो मैंने क्लास में नोट्स देते वक्त आपको ये बताया था कि कुछ स्पेक्ट्रोमीटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे 14.1 टेस्ला जो है, ये आपका 600 मेगाहर्ट्ज का होता है, ऐसे 800 मेगाहर्ट्ज का है, 500 मेगाहर्ट्ज का, तो उसकी करस्पॉन्डिंग टेस्ला में कितनी वैल्यू होती है, या तो ये आपको याद हो, नहीं हो तो फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो। ये तो भला हो गेट वालों का जिन्होंने गैरो मैग्नेटिक रेशियो दे दिया था, नहीं तो अगर ये गैरो मैग्नेटिक रेशियो नहीं दिया होता तब आपको टेस्ला के इक्विवेलेंट ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हम मीथेन का पहले जो दिया हुआ है हम पहले लिख लेते हैं। जब हम इसका कंप्लीट कंबशन कराएंगे तो एक हाइड्रोकार्बन का कंबशन से क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। बैलेंस कर लो, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 हैं, तो ये 2O2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। वाटर क्या मिलेगा? लिक्विड। ठीक है, अब पूछा है मैक्सिमम वर्क इन किलो जूल। अब देखो यहाँ पर बहुत से बच्चों ने गलती किया। मैं बच्चों को क्या बोलूँ, मैंने बहुत से एजुकेटर्स को, बहुत से टीचर्स को, बहुत से इंस्टीट्यूट को, नाम लेना तो सही नहीं रहेगा, उनको भी ये क्वेश्चन का कंसेप्ट गलत लगाते हुए देखा है। और आंसर तो कैसे ना कैसे करके हम निकाल ही लेते हैं, हम तो इंडियन से, जुगाड़ हमको आता है। लेकिन कंसेप्ट क्या है? क्यों? देखो बहुत से लोगों ने, इवन बहुत से टीचर्स और बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वालों ने भी, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, नाम लेना तो सही नहीं रहेगा, उन्होंने ये पढ़ाया है कि मैक्सिमम वर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है? डेल जी के। और डेल जी जो होता है डेल्टा एच प्लस डेल्टा जी क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है ना, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस होता है। वैल्यू को रखा, डेल्टा जी निकाला, आंसर आ गया, जो कि सरासर गलत कंसेप्ट है। बहुत माइन्यूट सी चीज थी, अच्छा क्वेश्चन था, है ना? -1 के लिए, नेगेटिव मार्किंग के लिए। क्यों बेटा? उसने मैक्सिमम वर्क पूछा है। डेल्टा जी जो होता है ये मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क होता है, या इसको हम कहते हैं यूजफुल वर्क। ये होता है यूजफुल वर्क होता है बेटा, डेल्टा जी इज द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क डेटा सिस्टम के इनटू। नॉन पीवी वर्क मतलब हम उसमें जो एक्सपेंशन है, कंप्रेशन है, वो वर्क के इंक्लूड नहीं करेंगे। तो डेल्टा जी की वैल्यू हमें मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क देती है। यूजफुल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, मैकेनिकल वर्क हो गया, इसकी वैल्यू मिलेगी। इसने तो सिंपली मैक्सिमम वर्क पूछा है, मतलब इसने क्या पूछा है आपका? टोटल वर्क पूछा है।
और टोटल वर्क डेल्टा जी से नहीं पता चलता बेटा, डेल्टा ए से पता चलता है, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी। और रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए, हेल्महोल्ट्ज एनर्जी होता है डेल्टा जी माइनस डेल्टा एन जी आर टी। द रिलेशन बिटवीन द डेल्टा ए एंड डेल्टा जी इज गिवन बाई, ये आप डिराइव भी कर सकते हो। कैसे? आपको पता है ए जो होता है वो होता है यू माइनस टी एस, जी होता है क्या, जी क्या होता है बेटा, एच माइनस टी एस, और एच क्या होता है आपको, यू प्लस पी वी। बोलो ठीक है। और पीवी वर्क को एक केमिकल रिएक्शन में मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा एन जी आर टी। तो मैं जब इसको सब्सटीट्यूट करूँगा, जी इज इक्वल टू यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी एस, तो यू माइनस टी एस ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो जी क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एन जी आर टी। लो, मैंने आपको बताने के चक्कर में डिराइव ही कर लिया। तो ए डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा जी माइनस डेल्टा एन जी आर टी। ये है फॉर्मूला आपका। तो अब आपका काम क्या है, डेल्टा जी निकालना पहले और फिर डेल्टा एन जी आर टी से माइनस करना। तो डेल्टा जी कैसे निकालोगे, अब आप बिल्कुल वैसे निकाल सकते हो, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस से। डेल्टा एच कितना दिया हुआ है, -890.01 किलो जूल है। ठीक है, तो पहले मेरे को उसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल्स में निकालना पड़ेगा। या क्योंकि किलो जूल्स में ये आंसर पूछा है, तो मैं क्या करूंगा, जो एस है डेल्टा एस, इसकी वैल्यू जूल में दी हुई है, तो इसको किलो जूल में कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। -890.01 माइनस डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा बेटा, अरे अभी तो मैं ये निकाल लूँ ना, सॉरी, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन इंटू माइनस ऑफ 0.24160, ये निकालूंगा मैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मैं आपके सामने कर रहा हूँ, -890, ठीक है, प्लस 298 इंटू 0.241 तो -890.01 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 71.9968। और जब हम इसको माइनस करेंगे इससे 890.01 से, तो कितना आएगा, -818.0132 आ रहा है। ठीक है, ये तो बेटा किसकी वैल्यू आ रही है, ये तो आ रही है आपकी डेल्टा जी की। और यही बहुत से लोगों ने क्या किया था, यूट्यूब पे भी अगर आप देखोगे तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर यही दिया, लेकिन ये गलत है। डेल्टा जी इज द मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। तो उसने तो सिर्फ मैक्सिमम वर्क पूछा है, यही तो ट्रिक है। तो मैक्सिमम वर्क मतलब उसने टोटल वर्क पूछा है, एंड दैट इज गिवन बाई डेल्टा ए नॉट बाई द डेल्टा जी। तो अब बस आपको क्या निकालना है, डेल्टा एन जी निकालना है। तो इस रिएक्शन का अगर आप डेल्टा एन जी चेक करोगे, जो इस रिएक्शन का है वो क्या है, अगर आप इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी चेक करोगे तो प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के, लेकिन गैशियस स्टेट के, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, माइनस मीथेन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, 2 - 1 कितना हो गया, 3, तो कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो -2 आर टी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका जो फॉर्मूला है डेल्टा ए डेट इज द मैक्सिमम वर्क डेट इज इक्वल टू -818 माइनस -2 इंटू आर टी। आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर इज 298, -818 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 इंटू 8.314 इंटू 298। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा नेक्स्ट, -818, इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लेना, जूल्स में कर लेना, किलो जूल्स में है ना, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4955। तो बेसिकली कितना हो जाएगा आपका, 818, मैं कैलकुलेटर है मेरे पास, इंटू -4955, तो ये आएगा आपका -813,045 जूल्स, एंड डेट इज इक्वल टू -813 किलो जूल्स। माइनस में उसने पूछा ही नहीं, क्योंकि उसने क्या पूछा है, मॉड पूछा है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका 813, दैट इज योर आंसर। 813 माइनस नहीं, सिर्फ 813, समझ में आया? क्योंकि अगर आप डेल्टा जी निकालने जाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 818 माइनस में। आप मॉड के लिए आप सिर्फ उसकी वैल्यू कितनी लगाओगे, 818 लगाओगे।
ठीक है, तो सिर्फ इतने चीज से आपका आंसर टोटली रॉन्ग हो सकता है, सिर्फ एक छोटा सा अंदर था। और खैर आपकी गलती नहीं, मैंने देखा है यूट्यूब में भी, मैं भी देखता रहता हूँ कि किसने क्या आंसर दिया है। तो बहुत से लोगों ने इसका आंसर गलत ही दिया है, बहुत से लोगों के मैक्सिमम लोगों ने ही इसका आंसर डेल्टा जी से निकाला है, जो कि सरासर गलत कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नहीं लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें पकड़ना होता है। नेक्स्ट, अब ये आयनिक मोबिलिटी, तो ये भी कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, मतलब सिंपल ही है, बट इसको भी आप मार्क फॉर रिव्यू करके अगले उसके लिए रख सकते हो। क्या है देखिए, आयनिक मोबिलिटी पूछिए बेटा इसकी, किसकी, सिल्वर आयन की इन अ वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, है ना, इज y इंटू ए 10⁻⁻8। आपको वैल्यू ऑफ y बतानी है, विस्कोसिटी दी है, तो ये आपका स्टोक्स लॉ यहाँ पर है, एक लॉ है वो लगेगा यहाँ पे। क्या है, तो मैं आपको आयनिक मोबिलिटी बता देता हूँ क्या होती है। आयनिक मोबिलिटी होती है Z इंटू ई अपॉन एफ, वेर एफ इज द फ्रिक्शनल कांस्टेंट, या इसे हम डिफ्यूजन कोएफिशिएंट भी कह सकते हैं, है ना। तो ई, Z क्या है, चार्ज ऑन द आयंस, E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो वैसे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेटा से, बट हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और ये जो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट है डेट इज गिवन बाय स्टोक्स लॉ 6 पाई ईटा आर। 6 तो 6 है, पाई ईटा विस्कोसिटी और आर स्टोक्स रेडियस है। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। Z तो 1 है ना, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट 6, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू ईटा, विस्कोसिटी देखिए कितना दिया हुआ है, विस्कोसिटी ऑफ द वाटर 8.94 इंटू 10⁻⁻4 kg पर मीटर, है ना। और रेडियस, स्टोक्स रेडियस कितना दिया हुआ है, 0.15 नैनोमीटर। तो इसको बेटा आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, और 1 नैनोमीटर मतलब 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन ये पूरा का पूरा 6 इंटू 3.14 इंटू 8.94 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.15 इंटू, अब देखिए कैलकुलेशन ही बस लेंथ दी है, ठीक है, 10⁻⁹, ये आपका आंसर आ जाएगा आयनिक मोबिलिटी का। ठीक है, सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया है, ये मेरा आंसर आ रहा है 6.3367, रफली इक्वल टू 6.34 इंटू 10⁻, जैसे इन्होंने दिया हुआ है ना -8, तो आपको तो बस क्या बतानी है, y की वैल्यू बतानी है, पावर वाली वैल्यू नहीं बतानी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 6.34, दैट वुड बी योर आंसर। इतना पार्ट बस आपको कैलकुलेट करना है, तो कर सकते हो चाहो तो, नहीं तो मार्क फॉर रिव्यू करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये थे 1 मार्क के क्वेश्चंस, जिसमें MSQ, न्यूमेरिकल एबिलिटी और MCQ टाइप्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व है। अब देखिए, मैं अगर आपको बताऊं कि जब आप एक्चुअली गेट के पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। आपका अप्रोच ये होना चाहिए, लेट्स स्टार्ट, हम बैकवर्ड ही स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन सिक्वेंशियली तो बिल्कुल नहीं करना है। जैसे आपने शुरू से एक से, मतलब जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 11 से लेके 35 तक, वो आपने देखे। जैसे आयनिक मोबिलिटी वाला, आप इसे मार्क फॉर रिव्यू लगा दीजिए। क्यों, अगर फॉर्मूला पता है तो, नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। अगर फॉर्मूला पता है, आपको लगता है कि आपको वैल्यूज रख के कैलकुलेट करना है, इन कैलकुलेशन में समय लगेगा, छोड़ दीजिए, मतलब मार्क फॉर रिव्यू करके। मैक्सिमम वर्क, ये वाला भी सवाल कैलकुलेट करने में समय लगेगा, इसको भी मार्क फॉर रिव्यू कर लीजिए। अगेन ये तब करना मार्क फॉर रिव्यू जब आपको इसका फॉर्मूला पता हो। अगर कंसेप्ट नहीं पता तो फिर मार्क फॉर रिव्यू करने का कोई मतलब नहीं। क्यों अननेसेसरी समय इसमें देना, हो सकता है कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बन जाए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हम इतना समय दे दें, जो नहीं बनता उस पर ज़्यादा फाइट नहीं मारनी है। ठीक है, तीसरा 1H NMR स्पेक्ट्रा, ये इजी है रिलेटिवली, ये आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको 1 से 2 मिनट में हो जाएगा, तो ये आप तुरंत के तुरंत सॉल्व कर लीजिए एक क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना है एज ऑफ नाउ, मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन भी आपको पता है सिंपल रेशियो वाला है, अगर आपको फॉर्मूला पता है ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को। लेकिन ये भी है ना, फेज 2 वाले हैं, पहले वो क्वेश्चन करने जो डायरेक्ट है, वो कौन कौन से हैं वो भी हम बताएंगे। जैसे ये वाला टोटल नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। क्यों, इसमें कुछ कैलकुलेशन जैसा है ही नहीं, बस आपको इन दोनों के पॉइंट ग्रुप पता होने चाहिए और इनका ऑर्डर पता होना चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, डिफरेंस इन द नंबर ऑफ गॉच इंटरेक्शंस, ये भी आप बना के देख सकते हो, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल करने लायक है। अब देखिए जैसे ये वाला, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट स्फेरिकल हार्मोनिक्स, अब या तो इसके बारे में ये आपको पता होंगे या तो नहीं पता होंगे, मतलब इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है,
तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो देख के करने वाले होते हैं, अगर आपको पता है तो। नहीं पता तो बेटा तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं है, इंकी पिंकी पोंकी मत करना, जय माता दी वाला कसरत मत लगाना, है ना। अननेसेसरी आप अपने मार्क्स करवा दोगे। बच्चे यही लालच के चक्कर में कि यार कर लेते हैं, हमको ऐसा लग रहा है, हमारी गट फीलिंग ऐसी कह रही है ना, वो आपको लेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाइए। ये थोड़ा सा एनालिटिकल पार्ट है, तो आप चाहो तो अगर कर सकते हो, नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हो। देन द इंटर कन्वर्शन ऑफ ऑक्सीजन स्टेट, ये तो सिंपल थ्योरी बेस्ड है, ये तुरंत करने हैं। ये थ्योरी बेस्ड है, ये तुरंत करने हैं। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ये। तो आप देखोगे कि जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे ना, तो आपको 3 भाग में डिवाइड कर लेना है। इसकी बात हम डिटेल में वीडियो नंबर 2, जो अगला वीडियो आएगा जिसमें हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्रोच होना चाहिए हमारे को जब हमारे सामने पूरा गेट का एक पेपर आता है। तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दिया है, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसलिए इसका डिटेल डिस्कशन स्ट्रेटेजी वाइज की जब हमारे पास कंप्लीट पेपर हो, क्योंकि जब हम पूरा पेपर डिस्कस कर चुके होंगे तब हमारे पास एक बड़ी पिक्चर होगी, तो उसको देख के मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आपको पूरे पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। फेज 1 में क्या करना है, फेज 2 में क्या करना है, फेज 3 में करना है। बेटा क्वेश्चन कैसे करना है ये आपको यूट्यूब पे हर कोई बता देगा, इतना ज्ञान भरा पड़ा है, पर करना कैसे है ये हर कोई नहीं बता पाएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ, मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा कि एग्जाम के लिए पढ़ना कैसे है और एग्जाम में करना कैसे। ठीक है, ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता सकता हूँ। होपफुली आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा होगा। तो अगर आप अभी, मैं क्योंकि ज़्यादा नहीं बोलूंगा इसके बारे में, क्योंकि अभी हमारा पार्ट 2 बचा है, वहाँ पे जब हमारा पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा तब मैं आपको बहुत मतलब मुझे भी एक क्लियर हो जाएगा ना कि आपको क्या बताना है। और अभी मैं अगर वो स्ट्रेटेजी रिवील कर दूं जो मुझे वीडियो नंबर 2 में बतानी है, तो क्या होगा, हो सकता है कि अभी आप उससे कनेक्ट ना कर पाओ, इसलिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए अगले वीडियो का। हाँ, कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या आपको पर्सनल कोई करियर काउंसलिंग करनी है, या आपको 1:1 मेरे साथ सेशन लेना है तो 15 मिनट्स ऑनलाइन का, जहां आपको अपना करियर डिसाइड करना हो, आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई परेशानी आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, आपको अगर हमारा कोई कोर्स परचेज करना है, एनीथिंग रिलेटेड टू योर करियर, यू आर मोस्ट वेलकम। जो गूगल फॉर्म भी है आप प्लीज़ उसे फिल कर दीजिए, हमारी टीम आपसे साथ कॉन्टेक्ट करेगी, एंड विद इन 1 से 2 डेज मैं पर्सनली आपके साथ 1:1 सेशन लूंगा, और जितना हो सकेगा कोशिश करूंगा कि आपका जो एम है वो आपके गोल के साथ सिंक हो सके। तो विद दिस वी एंड अप दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 वाला पार्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।